तो आपने 21 कंपनियों का जिसमें जिक्र किया, 21 स्टार्टअप्स की बात की जी ऐसे कौन से 3 स्टार्टअप्स हैं उनमें से जी। जो आपको लगता है कि यस ये इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, युवाओं को इनकी केस स्टडी करनी चाहिए? जो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने जिनको डीपली एनालिसिस करा, जेप्टो है। आजकल लोग बोलते हैं यार पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो हमें नौकरी लेने वाला बनाना चाह रहा है, नौकरी देने वाला नहीं बना रहा। तो ऐसी कोई यूएसपी जो युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन बन सकती है, मोटिवेट कर सकती है, जिसको आप बताना चाहें आज? सर पहले तो जिसको भी स्टार्टअप करना है, जिसको भी बिजनेस करना है, आपको अपनी लाइफ का वाई क्लियर करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे एक सेल्स टीम है, उसको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? सर सेल्स टीम को मोटिवेट करने के लिए ना, सबसे पहले मैंने बोला था जैसे आपका वाई अगर क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आप अपनी टीम को अपने विजन के साथ अलाइंड कर लो। आप अपनी टीम को ना अप्रिशिएट इन पब्लिक और डांटो बंद कर दो। ये रूल है सर बिजनेस का। जैसे अगर एक कोई फ्रेशर है वो सेल्स में आना चाहता है तो सबसे पहले वो आपके पास आता है, तो आप उसको क्या सीखते हो? सेल्स के लिए 3 चीजें चाहिए बग्गा जी, बिजनेस के लिए भी 3 चीजें चाहिए, और बिजनेस के साथ साथ अगर आपको सेल्स में उतरना तो 3 चीजें चाहिए। 1 इज माइंडसेट, 2 इज स्किल सेट, तीसरा टूल सेट। एक किसी भी व्यक्ति को स्टार्टअप शुरू करने से पहले, कोई अपना बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? कि जी मैंने इसको देखा, मान लो जी मैंने बोर्ड के फाउंडर को देखा, अमन गुप्ता जी को देखा, और अमन गुप्ता जी से देख के कर दिया। वो बोलते हैं ना हम भी बना लेंगे, आप शार्क टैंक देखते हो, बोलते ही हैं वो अमन गुप्ता जी कि जी हम भी कर लेंगे। अब आपने सोचा ये बंदा बोल रहा है हम भी कर लेंगे, तो हम भी उतर गए। तो मोटिवेशन जो है ना, वो मोटिवेशन किसी से नहीं लेना है। मोटिवेशन सबसे बड़ी जरूरी चीज है, सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद मोटिवेटेड हो या नहीं उस काम को करने के लिए। मतलब मुझे लगता है लाइफ के अंदर आपको कुछ भी अचीव करना है ना बग्गा जी, कुछ भी अचीव करना है, आपको अचीव करना है। आपके इर्द गिर्द सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनका आप सहारा ले सकते हो, बट करना आपको ही है। तो मोटिवेशन, कभी किसी से मोटिवेट होकर कुछ भी स्टार्ट मत करो। नमस्कार साथियों, बग्गा अड्डा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है अंकित बंसल, जो है बिजनेस कंसल्टेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी में। इंस्टाग्राम पे एक इनकी सीरीज़ जो बहुत ही वायरल हो रही है, जिसका नाम है सपनों से स्टार्टअप तक। जब मैंने उस सीरीज़ को देखा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैंने इनसे संपर्क किया कि आप हमें अपने कीमती समय से 1-1.5 घंटा निकाल के दें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। तो इन्होंने बिना हिचके उसी समय अपना कीमती समय निकाल के हमें समय दिया। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो आज हम जब बात कर रहे हैं आपकी सीरीज़ की, जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है, सपनों से स्टार्टअप तक, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप 10 साल से आपने बताया जी कि आप युवाओं की किस तरीके से स्टार्टअप शुरू करने के लिए किस तरीके से वो सेल्स करें, जी क्योंकि उत्साह में बहुत से लोग स्टार्टअप तो शुरू कर लेते हैं जी लेकिन सेल्स नहीं कर पाते हैं। राइट। तो आपने, क्योंकि जब आप जहाँ कंसल्टेंट करते हो आपको पैसे मिलते हैं, राइट। लेकिन आपको कैसे लगा कि नाउ आई शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प पीपल? तो सर देखो ऐसा था, सबसे पहले जब जर्नी स्टार्ट करी, बीटेक किया, इंजीनियरिंग करी। यूजुअली जो एक होता है ना फैमिली के अंदर, आज से 10 साल पहले एक ही चीज़ होती है, या तो हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, है ना। हमने भी इंजीनियरिंग करी। अब इंजीनियरिंग करने के बाद कंपनीज में काम किया, कॉर्पोरेट्स में काम किया। जब कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा था तो मैं बेसिकली टेक्नोलॉजी लाइन में काम करता था, डेवलपमेंट लाइन में काम करता था। मुझे उस टाइम पे मौका मिला सेल्स में काम करने का एक कंपनी के अंदर, और मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व करी कि लोग आज के टाइम पे जितने भी बिजनेसेस बग्गा जी काम कर रहे हैं ना, बेसिकली 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का है। मैं ये मानता हूं कि एक बिजनेसमैन अगर सेल्स नहीं जानता ना, वो बिजनेस नहीं कर सकता, बट एक सेल्समैन बिजनेसमैन बड़े आसानी से बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है। और जब मैं मार्केट में उतरा, मैंने नोटिस किया सेल्स को, कई चीज़ों, लोगों से बात करी तो लोग घबराते हैं, यार सेल्स करना बड़ा मुश्किल है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों के पीछे भागना पड़ता है, लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, मना कर देते हैं। बट मेरे को ऐसा लगा सेल्स इज ओनली प्रोफेशन जहाँ पे हम अनचाहा पैसा कमा सकते हो। जैसे आपने बोला ना सर, कंसल्टिंग का पैसा मिलता है, फिर आप इस इंडस्ट्री में आए। तो ये सब कर रहा था, चल रहा था। अभी एक एडटेक कंपनी के साथ काम भी कर रहा हूँ एज ए वीपी सेल्स। तो मेरे साथ एक दिन बैठे बैठे अपनी टीम के साथ बात हो रही थी। इंस्टाग्राम पे आना था, कंटेंट बनाना था, नीश डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि यार जो लोगों को सिखा रहा हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा लेकर आऊँ या सिर्फ सेल्स सिखाऊं। फिर देखा लोग आजकल हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है बग्गा जी, जिससे बात कर लो। आज एंटरप्रेन्योरशिप की लहर है इंडिया के अंदर, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया एंटरप्रेन्योर बनो आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, और
कंटेंट डालना शुरू करा, जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी कंपनी के बारे में पढ़ना, कंपनी के बारे में केस स्टडी करना, टीम की हेल्प लेना, क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं थी। तो एक दिन बैठे बैठे हमने 10 12 15 रील डाल दी, अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा सर कुछ ऐसा करते हैं कि एक्चुअली एक आपने चीज़ सुनी होगी, किसी भी काम, अगर आपकी कोई बुरी आदत है उसको अगर आप 21 दिन के लिए छोड़ देते हो तो वो छूट जाती है। और आप कोई अच्छी आदत अपने अंदर लेकर आना चाहते हो, 21 दिन लगातार बिना रुके वो चीज़ कर दो, वो आप अपना लोगे। तो मैंने कहा यार 21 दिन ना, सपनों से स्टार्टअप तक, यानी जिसका वो सपना था, क्योंकि हर कोई बंदा एक कंपनी स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, उसका एक सपना होता है, एक विजन होता है, एक गोल होता है। तो क्यों ना इनको दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर ये कर सकते हैं बग्गा जी, तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। तो वहां से वो आइडिया आया और स्टार्ट किया। छोटे स्टार्टअप भी उठाए बट मेरा माइंडसेट क्लियर था, टीम का माइंडसेट क्लियर था, वो स्टार्टअप उठाने हैं जिन्होंने ना मेहनत करके, स्ट्रगल करके बिल्ड किया। तो आप देखोगे मेरी सारी सीरीज में वही मैक्सिमम कंपनीज है जिन्होंने मेहनत करी, खुद से बिल्ड करा, मार्केट की प्रॉब्लम को समझा। क्योंकि बिजनेस की ना सबसे खास बात यही है बग्गा जी कि जिस इंसान ने, जिस एंटरप्रेन्योर ने, जिस फाउंडर ने मार्केट की प्रॉब्लम समझी और लोगों को उसका सॉल्यूशन दिया, वो कंपनी बड़ी हो गई। तो चाहे स्नैपडील की बात कर लो, ज़ेप्टो की बात कर लो, ब्लिंकिट की बात कर लो, जोमेटो की बात कर लो, हर कोई मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और जब आप मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा खुद पे खुद आता। तो हमने भी कहा चलो सपनों से स्टार्टअप की सीरीज़ करते हैं, वहाँ से आपसे कॉन्टैक्ट हुआ, फिर चला सर। जैसे आपने सीरीज चालू की सपनों से स्टार्टअप तक, जी, तो आपने 21 कंपनियों का जिसमें जिक्र किया, 21 स्टार्टअप्स की बात की जी, ऐसे कौन से 3 स्टार्टअप्स हैं उनमें से जी, जो आपको लगता है कि यस ये इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, युवाओं को इनकी केस स्टडी करनी चाहिए, और अगर कोई स्टार्टअप करता है तो इनकी स्टोरी जरूर देखनी चाहिए जिससे वो इंस्पायर हो सके। सर स्टार्टअप तो बहुत है, मतलब जो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने जिनको डीपली एनालिसिस करा, ज़ेप्टो है। मतलब जब मैंने ज़ेप्टो के बारे में पढ़ा तो जो उनके फाउंडर हैं बेसिकली, उन्होंने बाहर पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद आजकल लोग बोलते हैं यार पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो हमें नौकरी लेने वाला बनाना चाह रहा है, नौकरी देने वाला नहीं बना रहा। दिक्कत ये है। तो जो ज़ेप्टो के फाउंडर है ना, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करने से पहले नेटवर्क बिल्ड किया। जिन लोगों के साथ उन्होंने पढ़ाई करी, जिन लोगों के साथ उन्होंने उठे बैठे, उस नेटवर्क का फ़ायदा उठाया उन्होंने और फंडिंग उठाई। ज़ेप्टो आज बहुत बड़ी कंपनी है, हज़ारों करोड़ की कंपनी है। तो ज़ेप्टो आप बोल सकते हो जिसने मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि आज आपके घर 10 मिनट के अंदर खाना पहुंच जाता है, 10 मिनट के अंदर ग्रॉसरी पहुंच जाती है, नॉट खाना पहुंच जाता है, 10 मिनट के अंदर आपकी ग्रॉसरी पहुंच जाती है। तो वो मेरे दिल के करीब कह सकते हो आप, मतलब मैंने जिसको अच्छे से पढ़ा, क्योंकि मैं डेली लाइफ में इसे यूज़ कर रहा था तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया। अच्छा, एक था हमारा ह्यूगा लाइफ, ये कंपनी है जिसके अंदर केएल राहुल और कैटरीना कैफ जी ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। अब क्या है कि मैं थोड़ा फिटनेस में ध्यान देता हूँ, तो हम लोग ना आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कि नकली जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत चल रहे हैं, नकली सप्लीमेंट्स चल रहे हैं और बाढ़ आ चुकी है मार्केट के अंदर जी। नकली सप्लीमेंट्स है, आपको पता ही नहीं चल रहा है ऑथेंटिसिटी कहाँ पे है, कौन सा जेन्युइन ब्रांड है, जिसकी वजह से हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट आता है। इस प्रॉब्लम को समझा ह्यूगा लाइफ ने। आज ह्यूगा लाइफ के ऊपर जब आप जाओगे, ब्रांड क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए किसको लेकर आए, केएल राहुल, एथलीट है भाई, क्रिकेटर है, लोगों की क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई। कैटरीना कैफ को लेकर आए, लोगों की क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई। और आज वो लोग कुछ नहीं कर रहे, मार्केट प्लेस है जहाँ पे वो हेल्थ सप्लीमेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने देखा और मैंने खुद मैं बेसिकली, मैं आपको सिंपल बताऊं, मेरे दिल के करीब वो हैं स्टार्टअप्स जिनको मैंने खुद यूज़ किया है। सिंपल चीज़ है कि मतलब मैं अगर उस चीज़ को यूज़ करने के बाद कन्वेंस हुआ, हाँ यार इसके बारे में पब्लिक को बताया जा सकता है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं किसी कंपनी से, मैं सिर्फ उनकी केस स्टडी बता रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप कन्वेंस हो उस प्रोडक्ट से, आप कन्वेंस हो, आपको पता है कि यार ये चीज़ अगर मार्केट के अंदर कोई भी यूज़ करेगा तो वो गलत नहीं होगी, तो मैं उसी को प्रमोट करता हूं। तो आज से काफ़ी हैं, ऐसे काफ़ी स्टार्टअप है, बट ये 2 ऐसे हैं जिनको मैं बोल सकता हूं कि जिनके ऊपर मैंने R&D किया, खुद यूज़ किया हुआ था। बट बाकी जितनी भी केस स्टडीज़ बनाई है, जितने भी बिजनेसेस को मैंने वहाँ पर बताया है ना, उनके बारे में पढ़ा बहुत, और हर किसी की कुछ ना कुछ USP है। बट इन द एंड बेचा सबने है, माल सबने बेचा है, और जिसको बेचना आता है वो सर फिर ग्रो कर जाता है। तो ऐसी कोई USP जो युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन बन सकती है, मोटिवेट कर सकती है, जिसको आप बताना चाहें आज, क्योंकि आपकी 10 साल की एक सेल्स की लाइफ रही है जी, या आपने लोगों को सिखाया है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें कि यस ये चीज़ मुझे लोगों को, युवाओं को बतानी चाहिए जो भी स्टार्टअप आज चालू करना चाहते हैं, जिससे एक उनके लिए इंस्पिरेशन बने। सर पहले तो जिसको भी स्टार्टअप करना है, जिसको भी बिजनेस करना है, आपको अपनी लाइफ का वाई क्लियर करना है। मैं क्यों कर रहा हूं?
जब तक आपका बग्गा जी वाई क्लियर नहीं है ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप नौकरी करने भी जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों करने जा रहा हूं, आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप कहां से कर लोगे। दूसरी जो प्रॉब्लम, मतलब दूसरी जिस चीज के ऊपर आज के टाइम पे युवा को फोकस करना चाहिए, वो दैट इज मार्केट प्रॉब्लम। मैंने बोला ना सर, कोई भी स्टार्टअप आप उठा लो, किसी भी कंपनी को आप उठा लो, पहले मार्केट की प्रॉब्लम को समझा उन्होंने। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आज से अगर मैं बात करता हूं 5 साल 7 साल या कोरोना से पहले की बात करता हूं, मैं जैसे चंडीगढ़ अंबाला से बिलोंग करता हूं, जॉब करने के लिए लोग दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अब आप ऑफिस जाते हो, मान लो गुड़गांव में आपकी प्लेसमेंट हुई, आप कंपनी में काम कर रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने की। या तो आप घर पे मेड रखते हो, बाहर से मंगाते हो, या बाहर जाके खाते हो। तो क्या था, दीपेंद्र गोयल जी जो जोमेटो के फाउंडर है, उन्होंने क्या एनालाइज करा, वो नौकरी करने आया, उन्होंने देखा यार मेरे ऑफिस से बंदा बाहर खाने जाना है तो बॉस कह रहा है भैया टाइम वेस्ट होगा, 1 घंटा लग जाएगा तेरा, नहीं जाने दूंगा। प्लस आप गुड़गांव जैसी सिटी में जब आप जा रहे हो खाने के लिए, तो आपको ये नहीं पता कि मैं किस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊं, क्योंकि रेस्टोरेंट की क्वालिटी नहीं पता, वेज हो नॉन वेज, 10 तरह के दिमाग में प्रॉब्लम्स होती है। अब सोचो उस बंदे ने नौकरी करते करते लोगों की प्रॉब्लम को एनालाइज करा, अच्छा अगर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूं। सॉल्यूशन देखो सर, सॉल्यूशन दोनों को दिया उसने, रेस्टोरेंट वाले के लिए भी सॉल्यूशन दिया और कस्टमर के लिए भी सॉल्यूशन दे दिया, प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। क्या है आज जोमेटो का कौन सा आप बताओ रेस्टोरेंट है? कोई रेस्टोरेंट है जोमेटो? नहीं है, $1 बिलियन कंपनी है, एक रेस्टोरेंट नहीं है सर मार्केट के अंदर। कस्टमर को कनेक्ट करवा दिया रेस्टोरेंट से, घर पे खाना आ रहा है, आज मैं रात को 12 बजे भी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, खाना पहुंच जाएगा। अच्छा नहीं मिला, पहले तो रेटिंग देख लो, अच्छा नहीं है वापस कर दो, जोमेटो वालों को कंप्लेंट कर दो, पैसा वापस। तो मार्केट की प्रॉब्लम समझी दीपेंद्र गोयल जी ने, $1 बिलियन कंपनी बन गई। ब्लिंकिट ने क्या किया, उन्हीं की कंपनी, ब्लिंकिट ने क्या किया सर, आज के टाइम पे जो बंदा जॉब कर रहा है उसके बाद बड़ा कम टाइम है, दूध लेके आने के लिए, चाय बाहर से सामान लेके आने के लिए, आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, किसी का कॉल आ गया जी मैं तो रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ जी बस। अब आपके घर में ना कोई है लेके आने वाला, मार्केट से लेके आने वाला, क्या कर रहे हो, ब्लिंकिट कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच गया, मतलब उसके मेहमान के आने से पहले पहुंच गया। तो मार्केट की प्रॉब्लम समझो। हाँ। जितने भी युवा हैं एक ही चीज पे फोकस करो, पहला अपना वाई क्लियर करो कि मैं क्यों कर रहा हूं, दूसरा मार्केट की प्रॉब्लम समझ लो, आपका बिजनेस 110% सक्सेस जो है वो बाय प्रोडक्ट। तो एक जो सक्सेसफुल सेल्समैन है जी, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे बेहतरीन कला बताऊं आपको, सेल्स पर्सन की, सुनने की कला। सर लोग ना भीड़ में लगे, मतलब जल्दबाजी में लगे, नॉट भीड़ में लगे, जल्दबाजी में लगे, मुझे बेचना है जी, मुझे बेचना है, मुझे बेचना है, मेरे को अपना माल बेच देना। सर जी नहीं, आपको ना पहले कस्टमर को सुनना है। मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना बिजनेस कहला रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के देना ही सेल्स कहला रहा है। आप कस्टमर के, आप देखो जी, आपने कहावत सुनी होगी, गंजे को किसी ने अगर कंघी बेच दी तो उससे बढ़िया जबरदस्त सेल्समैन नहीं है। सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, जिस बंदे ने गंजे को अगर किसी ने कंघी बेच दी तो उससे बढ़िया सेल्समैन नहीं है। अब आप मुझे बताओ गंजा कंघी का क्या करेगा, आप बताओ ना मुझे। ये तो आप बताओगे। तो गंजा कंघी का करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। आपने चिपका दिया, इसी वजह से सेल्स बदनाम है। आपने उस बंदे की नीड नहीं समझी, गंजे को किस चीज की जरूरत है। मैं हूं ना अगर, तो पहले मैं गंजे को तेल मतलब बाल उगाने का तेल दूंगा, गंजे के आगे बाल, तो कंघी लेगा कि नहीं लेगा। बेचनी पड़ी, नहीं बेचनी पड़ी। तो बेसिकली अगर आपके अंदर सुनने की कला है, आप उस कस्टमर की प्रॉब्लम को सुन रहे हो और फिर उसको सॉल्यूशन दे रहे हो। जब तक सुनोगे ही नहीं, डॉक्टर के पास चले गए जी, मेरे पेट में दर्द है, पैरासीटामोल, सिर में दर्द है, पैरासीटामोल, सर जी टांगों में दर्द है, पैरासीटामोल, आगे सुन ही नहीं रहा डॉक्टर, दोबारा जाओगे, किसी को रेकमेंड करोगे कि इस डॉक्टर के पास जाके दवाई ले ले, नहीं करोगे। सब सुनने की कला सबसे जबरदस्त है। मतलब हमेशा बोला जाता है कि सेल्स इज नॉट अबाउट गिविंग द राइट आंसर, सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। जिसको सही सवाल पूछने आ गए, सर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो पॉडकास्ट के अंदर, आप मुझसे सवाल ही तो पूछ रहे हो, आपके सही सवाल जो है ना, आप भी सेल्स का पार्ट हो। आज दुनिया में हर कोई सेल्स कर रहा है, बट आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज लाइक सेल्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सेल्स का कोई रूल है। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछना सीख लो और इसके साथ साथ जो आपका कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम को सुनना सीख लो। 80% सुनो, 20% बोलो, सेल हो जाएगी, माल बेचना ही नहीं पड़ेगा। तो जैसे आपकी 10 साल की एक जर्नी रही है सेल्स के अंदर, जी, आपके हिसाब से सबसे टफेस्ट सेल क्या रही? टफेस्ट सेल सर मेरी ना स्टार्टिंग में थी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं था ही नहीं सेल्स का बंदा। अब मैं जी, अच्छा जिस प्रोडक्ट को, जिस सर्विस को मैं सेल कर रहा था, आप समझो उसका कॉस्ट था लगभग 1,00,000-1,50,000 रुपए के आसपास था, जिस चीज़ को बेच रहा था। अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका था, मैक्सिमम सेल्स फ़ोन पे चल रही थी, हम भी कस्टमर से फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं स्टार्टिंग से ना गलती करता था, जो मुझे मेरे एक मेंटोर ने रेक्टिफाई किया। देखो क्या होता है,
कस्टमर नेवर बाय फीचर्स, ही ऑलवेज बाय बेनिफिट्स। सर आपका फायदा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या कर सकता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट से उस बंदे का क्या फायदा हो रहा है, इससे फर्क पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही था। अब हम क्या हुआ, जिसको कॉल करा, मतलब मुझे लगता है आपने बोला सबसे मुश्किल सेल कौन सी थी, स्टार्टिंग की सारी सेल मुश्किल थी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, जिससे कस्टमर से बात करते थे उसको अपनी सर्विस बताते थे, सर ये है आपके बिजनेस में, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए। मैं गया सर के पास जाके, मैं कहा सर किस में डाल दिया आपने मुझे, नहीं होगा सर, ये बहुत मुश्किल काम है ये तो। मगर बंदा फोन पे सुन के फोन काट देता है, 1-1 घंटा मुझसे बात करता है, एंड में बोलता है अरे सर इतनी महंगी है, क्या ही हो जाएगा। कह रहे तुम क्या करते हो तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे सीनियर थे, मेरे मेंटोर ही बोल सकते हो, जिनसे मैंने प्रॉपर सेल सीखी, तुम क्या क्वेश्चंस पूछते हो। मैंने कहा सर वो बंदा मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं बता देता हूँ जी हमारी जो ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट जो हमारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे देगा। बिजनेस के सॉल्यूशन देती थी वो कंपनी। कह रहे भाई यही तो दिक्कत है, कस्टमर का फायदा दिखा, सिर्फ ये दिखा दे कि तेरी जो प्रॉब्लम है, पहले क्या हुआ, पहले मैंने आपको क्या बोला, प्रॉब्लम पूछो, तो पहले उसकी प्रॉब्लम पूछ कि आज इसकी लाइफ के अंदर, आज तेरे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब उसको बता इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन ये है, पहले सॉल्यूशन तुझे ही देना है, प्रोडक्ट लेकर ही नहीं आना बीच में, कि ये इसका सॉल्यूशन है, और नीचे से अपना प्रोडक्ट लगा दे कि ये सॉल्यूशन, ये जब प्रोडक्ट लग गया, ये जब सर्विस लग गई, तो तेरा को तेरे बिजनेस के अंदर अपने आप रिजल्ट मिल जाएंगे, इसके बिना नहीं मिलेगा। तो बस वहाँ से चीज़ें समझ आई, तो फिर जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी के अंदर सेल्स ऐसा है कि मैं हर चीज़ के अंदर सेल्स देख लेता हूँ आज के टाइम पे। और मुझे इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहे हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगा कि जब तब तक सेल मुश्किल है जब तक आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बेच रहे हो। जिस दिन आपने बेनिफिट्स बेचने शुरू कर दिए, कस्टमर के फायदे की बात करनी शुरू कर दी, उस दिन आपको बेचना ही नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद खरीदे। जैसे जब आप सेल्स करने जाते हैं, जैसे आपने बताया आपकी जर्नी चालू हुई, जब कस्टमर नहीं बोलता है तो उसको कैसे हैंडल करते हो? सर आपने सर्फ एक्सेल की ऐड देखी है? देखिए, सर्फ एक्सेल वाले क्या बोलते हैं, दाग अच्छे हैं बोलते हैं। तो नहीं का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्शन। यानी कस्टमर जब खरीदने की बात कर रहा है तो वो सबसे पहले नहीं बोलेगा, यानी ये ऑब्जेक्शन देगा। और आपको ये समझना है कि सेल्स का सबसे बेहतरीन चीज है ऑब्जेक्शन। लोग सोचते हैं जी कस्टमर ने ऑब्जेक्शन दे दिया, ये तो नहीं बिकेगा। मेरा मानना है अगर ऑब्जेक्शन नहीं देगा तो बिल्कुल नहीं बेच सकता, बिकेगा ही नहीं। अगर उसने ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो ऑब्जेक्शन अच्छे हैं। अब उसने नहीं बोला है ना, आप किसी चीज को एकदम से अगर नहीं बोल रहे हो ना, दैट मीन्स आपने सुना है, पहले उस प्रोडक्ट के बारे में समझा है। और अगर उसने आपको नहीं बोला है तो आपने ये समझना है कि यार इस बंदे ने नहीं क्यों बोला है, मुझे इस ऑब्जेक्शन को मुझे किल करना है, ना कि मुझे ये सोचना अरे अब तो बिक ही नहीं सकता यार। तो नहीं कि अगर आप मुझसे बात बोलोगे, ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्ड है। कोई भी कस्टमर मुझे नहीं बोलता तो मेरा आगे से क्वेश्चन होता है, सर रीजन बताओ, क्या रीजन है ना लेने का, इस सर्विस को ना लेने का, इस प्रोडक्ट को ना लेने का रीजन बताओ, क्या लग रहा है, महंगा है, मतलब खुद। अब वो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा, होता क्या है कई बार क्लोज एंडेड कन्वर्सेशन होती है। मैंने आपसे पूछा खाना खाओगे, आपने बोला नहीं खाऊंगा जी। अब मैं एक नॉर्मल सेल्समैन कहेगा ठीक है बग्गा जी खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है जी खत्म हो गया। अब मेरे जैसा क्यों नहीं खाओगे, पहले ये बताओ, सब्जी अच्छी नहीं है, रोटी अच्छी नहीं है, क्या बात आज आपके मनपसंद सब्जी नहीं बनी। अब मैंने आपसे बात करनी शुरू करी, आपके अंदर की बात निकाली, अच्छा एक रोटी दे दे कि जी दिक्कत क्या है, मुझे दिक्कत तो समझाओ कि भाई बग्गा जी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मुझे दिक्कत बता दो बस आप। अब जैसे ही दिक्कत पता चली ना, कस्टमर को खुलने दो। एक्चुअली में एक सेल्स का एक रूल होता है, आई एम ऑन योर साइड। भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं सर्विस नहीं बेच रहा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तक प्रॉब्लम नहीं बताएगा मैं तेरे साथ ही हूं यार। तो उसकी प्रॉब्लम को समझो, वो नहीं उसने क्यों बोला इसको आइडेंटिफाई करो और फिर सॉल्यूशन दो, फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए नहीं तो जितने भी लोग सेल्स में हैं, कस्टमर का सबसे फेवरेट वर्ड है नहीं, सबसे फेवरेट वर्ड है सर नहीं जी, नहीं करूंगा, नहीं लूंगा। पहली बार में कौन ले लेगा। एप्पल वाले अभी नया फोन लेकर आ रहे हैं, आप मुझे बताओ अभी आप एप्पल यूज कर रहे हो, आईफोन यूज कर रहे हो, आपके पास 7, 8, 10, 9, 10, 16 तक आ गए हैं। अभी कोई ज़्यादा चेंज तो नहीं होता, सारे फ़ोन सेम है ना। अब आपके मन में एक वो है, क्या बोलते हैं कि यार अभी 17 आने वाला है, सितंबर में आएगा, नहीं लूँगा, आने तो दो बग्गा जी आने तो दो। वहाँ से आएगा सीधा सीधा कि इस बार आ रहा है जी 5 mm थिकनेस है, कैमरे को ऐसे की जगह ऐसे कर दिया है, इस बार चेंज होके आ रहा है। ठीक, अच्छा आईफोन के अंदर स्पीकर है, नीचे स्पीकर हटा रहे हैं,
स्पीकर हटा देंगे नीचे, इस बार इनबिल्ट स्पीकर आ रहे हैं, स्क्रीन के अंदर स्पीकर है, तो अब क्या होगा आपका नहीं हाँ में बदल गया। अरे उनको पहले से पता है भैया, कस्टमर कहेगा नहीं 16 भी वही है, 15 भी वही है, 14 भी वही है, कुछ चेंज नहीं है, 3 कैमरे लगा के दे रहे हैं, स्टेटस सिंबल बन चुका है, 17 अपने आप अंदर से आएगा बग्गा जी, अरे ले ही लेते हैं, आप लगा ही दो 1.5 लाख रुपए। तो ये वाली चीज है, नहीं तो कस्टमर बोलेगा, और ये कंपनीज को पहले से पता, और सेल्स पर्सन को उससे पहले पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन आएगा और दाग अच्छे हैं तो ऑब्जेक्शन भी अच्छे हैं, ये चीज है सर। जैसे स्टार्टअप अब बहुत से लोग चालू कर रहे हैं, जी। तो स्टार्टअप का सबसे ज़्यादा जो काम होता है, तो युद्ध के अंदर जैसे हम कहते हैं लड़ना तलवार लेके, तो सेल्स टीम का ही वो काम होता है कि युद्ध के अंदर में हाँ बिल्कुल तलवार लेके लड़ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसे इसमें कहा जाता है एक वार्म कॉलिंग होती है और एक कोल्ड कॉलिंग होती है, क्या फर्क होता है दोनों में, और उन जो टीम जो लोग वो करते हैं उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? सर देखो, 2 तरह की कॉल होती है, एक होती है वार्म कॉल जिसमें कस्टमर इंटरेस्टेड है, आप गए मोबाइल खरीदने के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, आप गए हो दुकान पे खरीदने के लिए, आप वार्म हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, आप खुद चले गए ना। एक होता है कॉल जिसको, जैसे इंश्योरेंस है, आपके पास क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन आता होगा, आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड वाले उठा के आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए जी, लोन चाहिए, हम क्या करते हैं पटक देते हैं। अच्छा, आप क्रेडिट कार्ड वालों की कॉल सुनो, क्रेडिट कार्ड वाला आपको कॉल करेगा, हाँ जी ऐसे करेगा, हाँ जी सर मैं HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, और आपकी हो सकता है आपने ये मेरे को आपकी प्रोफाइल मिली थी, और क्रेडिट कार्ड क्या कहते हैं बनवाना चाहोगे? आप क्या कहोगे? अरे सारा दिन कॉल आते हैं, ऊपर से नंबर ब्लॉक अलग कर दोगे। ये कोल्ड कॉलिंग की बात बता रहा हूँ, जो आपको जानता नहीं है बंदा, उसने कॉल करा। कोल्ड कॉलिंग बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप उसको सही तरीके से करो। अब कोल्ड कॉलिंग करने का मतलब है मैं आपको जानता नहीं हूँ, मेरे पास नाम तो है बग्गा जी, नाम तो है, मैं कॉल पता है कैसे करूँगा? हाँ जी बग्गा जी कैसे हो? बग्गा जी के माइंड के अंदर अरे यार तो कोई जानकार बंदे का फ़ोन आया है कि यार ये तो कोई जानने वाला बंदा है जिसने मुझे कॉल करा है। अब हाँ जी सर बताओ सर, ये बस बैंक से बात कर रहा था, आपका प्रोफाइल आया था मेरे पास, किसी ने रेफर किया था। अच्छा, कोल्ड कॉलिंग में ना आप एक काम कर सकते हो, रेफरेंस के ऊपर गेम खेल सकते हो। आप किसी का नाम, सर इन्होंने आपके फ्रेंड इस जगह से मेरे को आपका नंबर मिला था, जैसे होता है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास एक कंसर्न पर्सन के पास गए कुछ बेचने के लिए, उसने नहीं लिया, मना कर दिया। मान लो गुप्ता जी के पास गए, गुप्ता जी कह रहे जी नहीं, गुप्ता जी को क्या बोला? सर आपने नहीं लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 लोग ऐसे बता दो, रेफरेंस दे दो, आप मत दो, आप रेफरेंस दे दो जिनके पास मैं जाऊं शायद वो मेरा प्रोडक्ट ले ले। गुप्ता जी ने 5 बंदों का नंबर दे दिया। अब दिमाग वाला बंदा क्या करेगा? उन 5 लोगों को जानता नहीं है, पर जाके पता क्या बोलेगा? वो गुप्ता जी ने भेजा था आपके पास, गुप्ता जी कह रहे थे आपके पास चले जाओ, गुप्ता जी ने तो तकरीबन ले ही लिया, डिसीजन फाइनल हो गया है, आप बताओ। कायदे से तो वो कोल्ड कॉलिंग है ना, जिसके पास कोल्ड कॉलिंग का मतलब समझ लो है, कोल्ड मतलब जो बंदा आपको जानता नहीं, बट आपने रेफरेंस लगा दिया एक बंदे का कि यार इसके थ्रू मैं आया हूं। जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो मैंने कॉल पे बोला बग्गा जी यहां से आपका प्रोफाइल मिला था। तो आपको ना बड़ा कैजुअल में बात करना है। जब आप कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की कोशिश करोगे, कोल्ड कॉलिंग में सर मैडम करके कॉल करोगे, तो आजकल 100 कॉल आ रहे हैं दिन के ऊपर, तो ये चीज है। और अगर वार्म लीड की अगर मैं बात करूं, वार्म लीड तो देखो इंटरेस्टेड है, उसके पास नीड पहले से। सेल 3 चीजों से होती है, नीड क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, अर्जेंसी क्रिएशन। सेल के अंदर 3 चीजें होती हैं सर। नीड क्रिएशन की अगर मैं बात करूं, कस्टमर की नीड है, आपके पास चल के है, आपका सिर्फ एक सिंगल काम है, दैट इज वैल्यू क्रिएशन। आपको वैल्यू क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, आपको वैल्यू क्रिएट करके दे देनी है। अर्जेंसी क्रिएशन के लिए भाई बता दो, अभी नहीं लेगा तो क्या नुकसान है, अभी ले लेगा तो क्या फायदा है, वो अर्जेंसी क्रिएशन है, तो सेल अपने आप हो जाएगी। तो दोनों चीजें बढ़िया है। वो वार्म लीड पे थोड़ा सा मेहनत कम लगती है, कोल्ड कॉलिंग में मेहनत थोड़ी ज़्यादा, और हमारे लिए तो दोनों एक है। जैसे एक सेल्स टीम है, उसको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हो? सर सेल्स टीम को मोटिवेट करने के लिए ना, सबसे पहले मैंने बोला था, जैसे आपका वाई अगर क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आप अपनी टीम को अपने विजन के साथ अलाइंड कर लो। आप अपनी टीम को ना अप्रिशिएट इन पब्लिक और डांटो बंद कैबिन में। ये रूल है सर बिजनेस का। आपको अगर अपनी टीम को मोटिवेट रखना है, सेल्स क्या है ना सर, बड़ा स्ट्रेस वाला काम हो जाता है। कभी कभी बंदा सारा दिन कॉल कर रहा है, नहीं रिजल्ट आए, उसको पता है मेरा जो मैक्सिमम पैसा बनता है। सेल्स वाला बंदा सैलरी पे काम नहीं करता, सैलरी के लिए काम नहीं करता, मैक्सिमम काम करता है किसके लिए? इंसेंटिव्स के लिए, पैसे के लिए। उसको पता है भाई मेरा इतना बन के आएगा, तो सारा दिन प्रेशर में है। अब टीम को अगर आपको मोटिवेट रखना है, हर छोटी छोटी चीज पे ना उसको अप्रिशिएट करो, हर छोटी छोटी चीज पे अप्रिशिएट करो, ग्रोथ दो, उसको विजन दिखाओ कि भाई देख आज कंपनी इतना बिजनेस कर रही है, तेरे को इतना आ रहा है ना, मेरा विजन है कि मुझे तुम्हारे साथ मिलके, मेरे को नहीं करना, तुम्हारे साथ मिलके। मेरा विजन क्या है, आज अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, और तू 1 लाख कमा रहा है, तो मेरा विजन ये है कि मैं तुझे 10 लाख पे लेके जाना चाहता हूं। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा मुझे कंपनी को 1 करोड़ पे लेके जाना, नहीं भाई नहीं, तेरे को 10 लाख पे लेके जाना, ये विजन है मेरा।
बंदा कहेगा यार ये तो मेरे काम की बात कर रहा है, मेहनत, अब लग जाता हूं मेहनत पे। तो जब आप किसी भी पर्सन के विजन, अपने विजन के साथ उसका विजन अलाइन कर लो, सोच अलाइन कर लो और उसको ग्रोथ देते रहो, और अप्रिशिएट इन पब्लिक, और डांटना है, गुस्सा करना है बंद कैबिन में, बाहर किसी को नहीं सुन रहा, तो बंदा आपके लिए काम करेगा, टीम आपके लिए काम करेगी। तो जैसे आप सेल्स के अंदर हैं, ऐसी कोई स्टोरी जो आपको लगता है कि जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, कोई ऐसी स्टोरी जो मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो इंस्पायर करती है लोगों को, किसी ऐसे स्टार्टअप की, किसी ऐसे फाउंडर की, तो आप कौन सी कहानी का जिक्र करना चाहेंगे, लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सर मैंने ना एक रील बनाई थी अभी, विबा कंपनी का नाम सुना होगा, सॉसेज आती है ना, सब आता है। तो जब मैं बेसिकली उसके लिए कंटेंट तैयार कर रहा था तो मैंने उनकी केस स्टडी करी। सर उसने फेलियर देखा लाइफ में, सिर्फ फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर, तैयारी करी, पैसा लगाया। मतलब मैं उनके फाउंडर के कुछ पॉडकास्ट भी देखता हूँ कि अपनी वाइफ का जितना पैसा सब लगा दिया बिजनेस के अंदर, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। डेली डोमिनोज वालों के पास मेल जा रही है कि हमें ले दो, किस तरीके से दो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये है, वो है, चलता रहा। मतलब एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ का जो सबसे मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी जो आप बोल रहे हो, और उसी से मुझे ये सीख मिली कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ इज नॉट अबाउट सक्सेस, इट इज ऑल अबाउट फेलियर, इट इज ऑल अबाउट फेलियर। और इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर, अगर आप लर्न कर रहे हो ना उस फेलियर को, देखो सर फेलियर, लोग कई बार ऐसा भी बोलते हैं सर आप स्टक हो जाते हो, आप गिर जाते हो, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, अब उसके बाद आपको आगे से नेगेटिविटी भी मिलती है, तो आप उसको क्या सोचते हो? सर पहला आपको समझना है कि वो उसको एक लर्निंग की तरह लेकर चलो, फिर उसको फीडबैक की तरह समझो कि यार अगर कोई बंदा आपको गलत भी बोल रहा है ना, क्योंकि देखो आप जब तक वो, मैंने हर्ष गुजराल जी का एक लाइन थी कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है। तो विभा के साथ भी यही था सर, जब वो स्ट्रगल कर रहा था ना, किसी को नहीं पता था विभा कौन है, पर डेली मेल करना, डेली अलग अलग जगह पे बात करना, डोमिनोज वालों को मेल करना, मैकडोनल्ड वालों को, और हुआ क्या सर, ऑर्डर आया, कितने सोर्सेज का ऑर्डर आया आप रील में जाके देखना, और आज कंपनी देख लो सर, मेरे 4 मिलियन के आसपास व्यूज गए हैं उस रील के ऊपर, और दैट वाज लाइक किक फॉर मी कि यार, और मेरा सिंपल है सर, इफ ही कैन डू दैट वाई, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते, आप जितने लोग देख रहे हो क्यों नहीं कर सकते? है तो कुछ नहीं सर, सॉस बेच रहा है, सॉस ही बेच रहा है, बट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना दिया अपना कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के और क्लाइंट के पीछे फॉलो अप, यहां पे आप समझो सर, ये साल तक उन्होंने फॉलो अप, ये सबसे, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि फॉलो अप, सर फॉलो अप की तो गेम है, लोग हार जाते, और उन्होंने 2 साल तक फॉलो अप किया, उन्होंने 2 साल किया। एवरेज किसी भी सेल को क्लोज करने के लिए आपको 1% से 5 बार तो मिनिमम फॉलो अप लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स बार 1 बार गए, आपने बोला ना अभी पहले क्वेश्चन, नहीं बोल दो क्या है, अरे भाई उसने तो मना ही कर दिया यार, कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं लेगा। सीनियर पूछ रहे क्या हुआ, मीटिंग करके आया था, अरे सर गया 5 मिनट बैठा, बात करी, मना कर दिया, नहीं करना, नहीं लेगा जी कल फिर जाना पड़ेगा, परसों फिर जाओ। मेरा मानना है आज के टाइम पे जो फोन पे सेल करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि अब डिजिटल हो चुका है तो लोग ज्यादा फिजिकल मीट नहीं करते, डिजिटल मीट करते हैं। कस्टमर जब तक आपको ब्लॉक ना कर दे, मेरा मानना, इरिटेट मत करो, वैल्यू दो उसे बताओ कि क्यों जरूरत है तुझे इस चीज की, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तेरी लाइफ में क्या वैल्यू है, आज जो तेरी प्रॉब्लम है इसको लेने के बाद कैसे सॉल्व हो जाएगी, ये दिखाओ उसको ना फील करवाना है आपको। तो जब आप ये करते हुए चलोगे, पहली बात तो आज तक मेरे को लगता है मुझे 7 से 8 साल हो गए सर काम करते हुए, मुझे किसी कस्टमर ने ब्लॉक नहीं करा, मना कर दिया होगा, बहुत फॉलोअप चले हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 4-5 महीने पहले मैंने एक कस्टमर से बात करी, उसको समझाया कि यार ये चीज़ तेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये जो आज तेरी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया। अब मैंने फटाफट से किसी दिन स्टेटस डाल दिया उसी की रेलिवेंट इंडस्ट्री का, जैसे क्या होता है आप किसी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप FMCG का बिजनेस करते हो, तो मैं आपके पास गया, आपके प्रोडक्ट के लिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब सेम क्लाइंट मेरे पास दोबारा उसी इंडस्ट्री का आ सकता है, मैंने उसको दिया, उसकी जर्नी में वो सक्सेसफुल हो गया, मैंने डाल दी स्टोरी, सर 5 महीने बाद उठ के आ गया, सर वो उस दिन कुछ बता रहे थे, अब आपकी बारी है, बता तो रहा था सर, अब थोड़ा रुको, अब जो चीज़ उस टाइम पे 1 लाख की थी अब 2 लाख, अब 2 लाख की मैं दूंगा नहीं उसे, वैल्यू इतनी दिखा दूंगा, ये भाई 2 लाख की चीज है, अब उस टाइम कर लेता तो 1 लाख तू नहीं मिस किया ना, दूंगा उसे 1 लाख की, जो मार्केट का एक्चुअल रेट है भाई, जो प्रॉफिट कंपनी का बनता है उतने में दूंगा, पर उसको वो रियलाइज कराऊंगा कि भाई ये चीज हुई थी, अब दोबारा कभी गलती मत करियो। तो ये चीज है सर, फॉलोअप सेल्स का सबसे बेहतरीन चीज है, और करना चाहिए। मिनिमम एक कस्टमर को 5 बार फॉलो करो, मिनिमम है, वो भी 7 भी करना पड़ सकता है, 10 भी करना पड़ सकता है। जैसे अगर एक कोई फ्रेशर है वो सेल्स में आना चाहता है, तो सबसे पहले वो आपके पास आता है तो आप उसको क्या सीख दोगे?
सर मैंने तो सिंपल बोला, मेरे पास जो बंदा आएगा, माइंड सेट। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सेल्स के लिए 3 चीज़ें चाहिए बग्गा जी, बिजनेस के लिए भी 3 चीज़ें चाहिए, और बिजनेस के साथ साथ अगर आपको सेल्स में उतरना तो 3 चीज़ें चाहिए। 1 इज माइंड सेट, 2 इज स्किल सेट, तीसरा टूल सेट। माइंड सेट, स्किल सेट, टूल सेट। सेल्स स्किल है, टैलेंट नहीं है। आपको मैं बोलूँ ना कि आप बोलो भाई मुझे आज सेल नहीं आती, तो आप सीख सकते हो। स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड, स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो सेल्स को सीखा जा सकता है, स्किल। तीसरी चीज़ है आपका टूल सेट। भाई सेल्स को करने के लिए क्या चाहिए? मार्केटिंग टूल्स चाहिए हमको, किस टाइम पे किस कस्टमर को कौन सा कंटेंट भेजना है, रेलिवेंट कंटेंट भेजना है ना। इसके साथ साथ वैल्यू क्रिएट करने के लिए उसको कुछ ऐसे टेस्टिमनीज भेजने हैं, तो ये हमारा कंटेंट का पार्ट हो गया। मार्केटिंग टूल्स आप बोल सकते हो। पहला माइंडसेट। मैं किसी भी बंदे में ये नहीं देखता हूँ कि आज वो बंदे का क्या स्किल है, मैं पहले देखता हूँ माइंडसेट एंड एथिक्स। क्योंकि बिजनेस में ना सर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मतलब आपके एथिक्स, आपकी परवरिश आप बोल सकते हो, वो बातों से झलकती है। अगर आपकी परवरिश ऐसी नहीं है, आप बिजनेस के अंदर वो एथिक्स लेकर आओगे या नहीं आओगे, सिखाया जा सकता है। एथिक्स जो बचपन से सीखी हुई परवरिश है वो किसी को नहीं दी जा सकती, वो माँ बाप ने उसको दी होगी। तो वो मैं सबसे पहले देखता हूँ। फिर देखता हूँ इस माइंडसेट क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं है। आज अगर कंपनी 1 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो क्या इसका माइंडसेट है कंपनी को 5 करोड़ पे लेके जाने का? क्योंकि अगर इसका माइंडसेट होगा तो ये खुद भी ग्रोथ कर लेगा। पैशनेट है क्या नहीं है, बाकी चीजें तो मैं सिखाई दूंगा। हर बंदा सेल्स में आने से पहले तो फ्रेशर ही है ना। तो मेरी कोशिश रहती है मैं फ्रेशर वाले बंदे को लेकर आता हूँ, माइंडसेट चेक करता हूँ, इंटीग्रिटी चेक करता हूँ, एथिक्स चेक करता हूँ। और फिर अब सवाल ये है कि आपने अपना भी बिजनेस आप करते हैं, जी तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन कैसे लिया? सर, मैंने बताया ना मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब करते करते अच्छा खासा सेल्स में जब आके सेल्स करने लगा, जब अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का बिजनेस कंपनी को करके देता था। तो ऐसा लगा कि यार आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप कितनी ही मेहनत करो नौकरी के अंदर, आप इन द एंड किसी और के बिजनेस को बड़ा करने के लिए मेहनत कर रहे हो। और जिस दिन ये समझ आया तो फिर डिसीजन लिया कि सर अब अपना ही खुद कुछ करते हैं, क्योंकि सेल्स करनी तो आ गई है, बाकी चीज़ें सीखनी थी। बहुत सीखा, बहुत फेलियर हुए, मतलब गिरे ही गिरे। मैं तो ये बोलूँगा, मैंने बोला ना सेल्स एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट फेलियर। गिरते ही रहे बट सीखते रहे। मेरे साथ एक चीज़ अच्छी है कि सीखता रहा। कोई ऐसी स्टोरी जहाँ आपको लगा कि बहुत इमोशनली कि यार अब नहीं होगा? हाँ सर, कुछ ऐसा कभी हुआ? 1.5 साल पुरानी बात ही है सर। बिजनेस कर रहे थे, गिरे, बहुत बुरा गिरा सर। क्या बिजनेस कर रहे थे? एजुकेशन लाइन में थे, कंसल्टिंग ही प्रोवाइड कर रहे थे, बिजनेस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे मार्केट के अंदर, और अच्छा चल रहा था। अच्छा, एक आपने देखा होगा, अभी जैसे आपको कुछ 2nd फ्लोर पे लेके जाए, आप वहाँ से गिरो तो चोट थोड़ी कम लगेगी, है ना। हो सकता है हाथ पैर टूट जाए या थोड़ा बच भी जाओ। अब एक आप 25वें फ्लोर पे जाके आपको कोई गिर दे तो बचने के चांस कम है। तो हम 25वें फ्लोर से गिरे 1.5 साल पहले। तो सर लगभग ना सब कुछ ख़त्म था, और मुझे याद है मैं घर पे था, मतलब अपने होम टाउन था, तो फैमिली के साथ बैठा हुआ था, तो बात हो रही थी वैसे ही, घर पे पापा से बात हो रही है, मम्मी से बात हो रही है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, मेरे मदर ने, मेरी वाइफ भी वहीं पे थी, कि यार बिजनेस गया है, तेरे पास स्किल तो है, नॉलेज तो है, बिल्ड कर सकता है, उन्होंने बोला। और मदर की एक लाइन मुझे आज तक याद है, उन्होंने बोला बेटा ज़िंदगी, क्योंकि मेरा ना जब से वो फेलियर आया, आपकी लाइफ में जब फेलियर आता है ना तो आप डिप्रेशन में खुद पे खुद चले जाते हो। कई लोग फेलियर को झेल लेते हैं और कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन नाम की चीज़ आज से कुछ टाइम पहले थी नहीं, क्योंकि लोगों को मेहनत करने की आदत थी। तो मेरे साथ ऐसा था यार, एक तो मैं फेलियर, बिजनेस में फेलियर हूँ, दूसरा अभी अर्निंग सोर्स बड़ा लिमिटेड सा हो गया। लिमिटेड क्या हो गया, लगभग ना हो गया। ऊपर से इधर भाई शादी वादी हुई है, तो दिमाग, दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हो, टेंशन है दिमाग के अंदर, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह बहुत कम हो गई। तो बैठा हुआ था, तो मम्मी और वाइफ सब बैठे हुए थे। अच्छा, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा एक तो तेरे पास स्किल तो अभी भी है, तो दोबारा बिल्ड कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, जिंदगी में नियम अपना ले। तो पुराने लोग नियम बोलते हैं, आजकल आप बोल सकते हो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आ जा और दोबारा उठ के मेहनत करनी शुरू कर दे। सिर्फ डिसिप्लिन में आ जा बस, मतलब एक नियम होना चाहिए। मैं अपनी मदर की लिटरली आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर एंड फादर एंड माई वाइफ, कि उन्होंने ज़िंदगी में आज मैं जिस जगह पे भी पहुंचा, मेरी बैकबोन की तरह खड़े रहे। मुझे हमेशा बोला कर यार तू कर, हम खड़े हैं। तो मैंने उनको देखा है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, सब कुछ स्ट्रगल किया। बट उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि डिसिप्लिन। वो सुबह अगर 4 बजे उठ रहे हैं ना सर, आज तक 4 बजे उठ रहे हैं, और मैंने वो चीज़ अपना ली।
कि अपने ऊपर ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो, कंसिस्टेंसी लाइफ के अंदर लेकर आओ, डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी। एक लाइन बोलता हूं मैं हमेशा, कभी भी ट्रेनिंग देता हूं कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। ये जिंदगी में अपना लो और चलते रहो। वो बैठा ना ऊपर, वो रिजल्ट देगा। आज की डेट में जो भी लोग जॉब करते हैं, जी, जब लोगों के स्टार्टअप की जर्नीज देखते हैं, मोटिवेशन आता है। लेकिन मोटिवेशन भी कई बार ऐसा होता है बैलून, गैस के बैलून की तरह होता है कि हमने एक अच्छी सी स्पीच सुनी, मोटिवेट हो गए, शार्क टैंक देखा यार ये बंदा तो इस बिजनेस पे 3 करोड़ मंथली सेल कर रहा है तो मोटिवेट हो जाते हैं। राइट। और अपनी जो भी जमा पूंजी होती है उसको पूरा खर्च कर देते हैं राइट। उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद जब सेल्स नहीं आती तो धीरे धीरे वो मोटिवेशन, वो कुआरे की जब गैस निकलनी चालू होती तो लगता है यार गलती तो नहीं कर दी मैंने। तो एक किसी भी व्यक्ति को स्टार्टअप शुरू करने से पहले, कोई अपना बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सर देखो, मैं ना एक ही चीज़ बोलता हूँ बार बार कि मोटिवेशन किसी के बोलने से नहीं आना चाहिए कि जी मैंने इसको देखा, मान लो जी मैंने बोर्ड के फाउंडर को देखा, अमन गुप्ता जी को देखा और अमन गुप्ता जी से देख के कर दिया। वो बोलते हैं ना हम भी बना लेंगे, आप शार्क टैंक देखते हो, बोलते ही हैं वो अमन गुप्ता जी कि जी हम भी कर लेंगे। अब आपने सोचा ये बंदा बोल रहा है हम भी कर लेंगे, तो हम भी उतर गए। तो मोटिवेशन जो है ना, वो मोटिवेशन किसी से नहीं लेना है। मोटिवेशन सबसे बड़ी जरूरी चीज है, सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद मोटिवेटेड हो या नहीं हो उस काम को करने के लिए। मतलब मुझे लगता है लाइफ के अंदर आपको कुछ भी अचीव करना है ना बग्गा जी, कुछ भी अचीव करना है, आपको अचीव करना है। आपके इर्द गिर्द सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनका आप सहारा ले सकते हो, बट करना आपको ही है। तो मोटिवेशन, कभी किसी से मोटिवेट होकर कुछ भी स्टार्ट मत करो। जब भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो, थिंक अबाउट दैट। सर रिस्क होता है ना, रिस्क की बात होती है। देखो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिस्क बताता हूं क्या है आपको। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। इफ यू रियली वांट टू डू बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ना, तो ये चीज तो दिमाग में डाल लो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ना लेना है। बट अब रिस्क कितना लेना है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए सर। कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मैं रिस्क लेने भी अगर जा रहा हूं ना, इसके सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, मेरे पूरी पूंजी अगर मैं डाल रहा हूं बिजनेस के अंदर तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। आपके पास रनवे होना चाहिए। आप आ रहे हो तो आपके पास 1 साल का रनवे होना चाहिए कि मान लो सर, एंटरप्रेन्योरशिप में एक लाइन बोली जाती है, 1000 दिन ना आप बिना प्रॉफिट के बारे में बात करोगे, कोई प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होनी चाहिए। 1000 दिन आप धंधे से पैसा नहीं निकाल सकते। 1000 दिन तो धंधे में पैसा डालना है। तो अगर आपके पास 1000 दिन का रनवे है, आपको पता है जी मेरे पास रनवे है, और प्लस वो पोटेंशियल है, वो स्किल है, और फेलियर को सहन करने की क्षमता है कि फेलियर, अरे क्या हो गया, गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे उठेंगे, तो जाके आप बिजनेस में घुस जाओ, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पर आप अगर सोचो जी मुझे इस बंदे ने फरारी ले ली, मैं भी ले लूंगा, इस बंदे ने एस्टन मार्टिन ले ली जी, जोमेटो के फाउंडर ने, दीपेंद्र गोयल ने, तो हम भी ले लेंगे, वो नहीं होगा। ऐसे ही मैं अपनी भी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जी बिल्कुल। कि देख के कि किस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स बिरयानी बेच रहे हैं। मैंने एक आज से 2 साल पहले एक बिरयानी ब्रांड चालू किया। अच्छा जी। और ये लगा कि हम बेच लेंगे, और बेचना भी चालू कर दिया जी। हमने 3 फ्रेंचाइज लगभग 2-3 महीने में खोल दी। अच्छा, तो फ्रेंचाइजी आप देते थे या मतलब खुद की? हमारी अपनी क्लाउड किचन थी। अच्छा, क्लाउड किचन। और हमारा पास 1000 से ज़्यादा इंक्वायरी 1 महीने में आ गई। ओके। तो मतलब हमारा था कि हम 50-100 आउटलेट्स खोल लेंगे। बट हमारी मॉडल की गलती क्या हुई, हमने शायद उसको, मतलब ये तो समझिए कैसे बेस्ट बनाएंगे। हमने 6 महीने R&D की। ओके। एंड हम रोज 20 से 25 लोग बुलाते थे, ये बता खा के कैसी है। अच्छा। तो जब तक बेस्ट नहीं बनी तब तक हम करते रहे। फिर हमने SOP उसकी बनाई कि अगर हमारी जो बिरयानी है या जो हमारी डिश है, अगर वो 100 बार बने तो 100 बार एक जैसी बने। तो उसकी SOP बनाई हमने कि सब कुछ उसको कागज पे उतारा। राइट। कि कल को हमारा, क्योंकि मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट्स है जो स्टार्टअप करते हैं वो इसलिए बंद होते हैं कि आपका शेफ चला गया तो आपका टेस्ट बदल गया। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले हमने कहा भैया SOP तुमने बनानी है। एंड हम उसका जो भी तुम्हें अलग से भी, मतलब SOP के लिए हमने जो बेस्ट शेफ्स थे मार्केट के उनको लाए, उनके ट्रायल्स कराए और वो किया। तो क्वालिटी में हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, SOP बना ली। हमने शेफलेस मॉडल का सॉल्यूशन भी निकाल लिया कि कैसे कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि एक जो इसमें ट्रेनी 1 ट्रेनी 2 कहते हैं तो जो शेफ के बाद आते हैं कोमी 1 कोमी 2 कोमी 3 कहते हैं। हाँ जी। तो वो लोग कैसे, अगर शेफ चला जाए किसी दिन तो कैसे उसको SOP के आधार पे बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो सब कुछ हमने रिजॉल्व कर लिया। आउटलेट्स खोले और आउटलेट्स भरे रहते थे। अच्छा। भरे रहते थे, बाहर लोग खड़े होते थे जी। बट
बंद करने पड़े। रीज़न क्या रहा कि हमने जो मैं सीखा वहाँ पे कि जो खाने का बिजनेस है ये दिन में 4 घंटे का होता है, ठीक 1 से 3 हाँ लंच का टाइम और 8 से 10 जहाँ पे आपका आउटलेट पे क्लाइंट आते हैं। क्लाइंट आएंगे, राइट। तो हमारा जैसे 400-500 स्क्वायर फीट का आउटलेट होता था जिसमें 200 स्क्वायर फीट की किचन होती थी और 200 स्क्वायर फीट में हमारा रेस्टोरेंट होता था जिसमें हमारे 6 टेबल और 24 कुर्सियाँ लगती थी। ठीक है जी। अब क्लाइंट आया बिरयानी का, तो वो आया 10 मिनट वो ऑर्डर देखेगा, लेने फिर उसके बाद हमारी जो, क्योंकि हम फ्रेश बनाते थे जी, लेयरिंग हुई, बिरयानी बनी, दम लगा, आधा घंटा उसमें लगा और 15 से 20 मिनट वो खाने में ले लेता था। ओके तो हमने ये देखा कि हमारा आउटलेट भरा रह रहा है, ओके, लेकिन फिर भी हमारी सेल्स एक लेवल के बाद ऊपर नहीं जा रही। हाँ वो रुक गई, स्टक उसका कारण यह हुआ कि हमारे जो 6 टेबल थे, ये वो 6 टेबल पे तो जो क्लाइंट आया चाहे एक हो चाहे दो, वो टेबल तो ऑक्यूपाई हो गया। हाँ जी, तो एक क्लाइंट 1 घंटा एक टेबल को ले रहा था, तो वही अगर स्पेस 24-25 टेबल की होती हाँ जी। तो हमने उस समय किराया बचाने के लिए कि यार ये लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख का किराया 5 लाख वाली जगह क्यों ले, बाकी खर्चे तो सेम थे, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन किराया बचाने के लिए एक तो वो कर लिया। जी, दूसरा, हमें क्योंकि बिरयानी वाला जो क्लाइंट है या खाने वाला जो क्लाइंट है वो 15-20 मिनट खड़ा होके बाहर आपका वेट नहीं करेगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। वही अगर फास्ट फूड होता तो कस्टमर ने उठाना है 2 मिनट में लेना और खा के चले जाना। आगे चले जाना है तो हमारे सारे टेबल्स ऑक्यूपाइड होने चालू हो गए। जी। तो जैसे हमारी एवरेज सेल 20,000 रुपये रोज की आती थी, तो 6 लाख रुपए एक आउटलेट से 6 लाख रुपए हमारी मतलब महीने में आने चालू हो गई। इट वॉज ए गुड, बट हमें ये समझ आ गया कि हम इससे ऊपर लेके इसलिए नहीं जा सकते इस आउटलेट मॉडल के अंदर, क्योंकि हमारा आउटलेट तो साइज तो नहीं है, कैश बर्न करना आपका टेबल ऑक्यूपाइड है, तो 2.5-3 लाख रुपए महीने के खर्चे हैं, ऑपरेशनल है। हाँ। तो हमने ये उससे सीखा कि ऑपरेशनल आपको कैश, और मैंने इसलिए शेयर की कि जैसे बहुत से लोग ऐसे रेस्टोरेंट्स जी वो शुरू हाँ, करना चाहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपना आगे किस प्रकार से मतलब इन चीज़ों से सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम अपने फेलियर से सीखते हैं तो मुझे लगता है कि वो दूसरे से भी शेयर करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि अगर जरूरी नहीं है कि आप कुएं में गिरे तो बेचारा कोई दूसरा भी गिर कुएं में जाए, गिरे, तो एटलीस्ट कोई आज चालू कर रहा है। और एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने कुछ दिन पहले उनके साथ, उनके ऑनर के साथ बैठा था, इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडिंग ब्रांड है, समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 3 चीज़ें, कोई भी धंधा करते हैं तो सिर्फ 3 चीज़ें हम सबसे पहले देखते हैं, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। वी डोंट कंप्रोमाइज इन लोकेशन कि इसका किराया इतना है या इसका रेंट इतना है, कि अगर हम सिर्फ रेंट बचाने के लिए अंदर आ जाएंगे, राइट राइट, तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमारी लोकेशन शुड बी द बेस्ट इन द मार्केट। राइट राइट राइट। भगत जी बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली होता क्या है ना, जब इंसान बिजनेस करने जाता है वो सोचता है यार एक प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है बिजनेस में, स्टार्ट करने में जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है। बिजनेस को ना स्टार्टिंग अमाउंट नहीं मारता, आप स्टार्ट कर देते हो, ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेज करना मुश्किल है। जैसे आपने बोला ना रेंट, सर रेंट मार जाएगा, लड़कों की सैलरी मार जाएगी आपको, आपने रेवेन्यू तो कैलकुलेट कर लिया मेरा इतना प्रॉफिट बन रहा है, अब आपको जब एक्सपैंड करना तो कैश चाहिए। अब स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप है, मैक्सिमम आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, उनका सीधा सीधा अभी माइंडसेट है जब एक्सपेंशन करना तो फंडिंग उठानी पड़ेगी। अब आप जाओ शार्क टैंक के अंदर, फंडिंग किन स्टार्टअप्स को मिल रही है भाई, एक तो पहली चीज स्टार्टअप के अंदर एक ही चीज देखी जा रही है कि मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिंपल चीज है, उसको फंडिंग दे रहे हैं उठा के शार्क टैंक वाले। तो मेरा मानना सिंपल यही है जो आपने बात बोली कि जब तक आप कैश रिच नहीं हो, आप बड़ा कुछ करने वाले हो, तो आपको पूरा का पूरा बैठ के सिस्टम को समझना है एक नए बंदे को कि मैं किस किस स्ट्रैटेजीज के साथ, किस किस प्लानिंग के साथ उतरूंगा। आइडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। आइडिया हर किसी के पास है, आप बाहर निकलो ना, एक बार बाहर जाओ, हर कोई आइडिया लेके बैठा, कोई कहेगा मोमोज की दुकान खोल लो जी, वो एक चले थे हमारे गुजरात में जो आपके चाय वाले हैं कि चाय की फ्रेंचाइजी भी दे दी थी उन्होंने, है ना। आप बाहर चले जाओ, कहेंगे जी आप क्या कहते हैं गोलगप्पे का बिजनेस खोल लो, तो आइडिया हर किसी के पास है, पर पूछो कैसे होगा, एग्जीक्यूशन नहीं पता जी, वो बता दो। तो एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडिया, ये चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो जैसे आप जैसे अभी कंसल्टेंसी भी करते हैं किसी बड़ी कंपनी में, अपना बिजनेस भी संभालते हैं जी, और लोगों को इंस्टाग्राम पे अभी शेयर भी करते हैं जी, तो आपको कैसे ख्याल आया कि हाँ मुझे एक तो अब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, दूसरा क्योंकि इतना व्यस्त शेड्यूल के बाद आप डे टू डे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे मतलब देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? सर मैंने आपको अभी एक बात बताई ना, जब आपने मुझसे पूछा कि लाइफ के अंदर फेलियर कब आया और उससे बाहर कैसे निकले तो आज से 1.5 साल पहले ये चीज़ सीख ली थी कि 24 घंटे हर किसी की लाइफ में है,
सर आपकी लाइफ में भी 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं, रतन टाटा जी के पास भी 24 घंटे थे, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, एलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं। मुद्दा ये है कि आप उस 24 घंटे को यूज़ कैसे कर रहे हो। अब एक इंसान उठ रहा है 8 बजे, एग्जाम्पल के तौर पे, एक इंसान उठ रहा है 4:30 बजे, 5 बजे, 4 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, मेरे पास 4 घंटे एक्स्ट्रा हो गए ना सर। तो प्रोडक्टिविटी मैनेज करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और वो मैंने अपने घर से सीखा। मैं क्लियर बोलता हूँ, मतलब मेरे को किसी मेंटोर ने, बहुत लोगों के मुंह से सुना था कि हाँ जी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये करना चाहिए, बट वो जो नियम वाली मैंने आपको बात बोली, जो मेरे मदर ने बोली, नियम अपना लो, इतना टाइम तो उठना है, इतना टाइम इस चीज़ को देना, इतना टाइम इस चीज़ को देना। तो मेरा जो दिन है ना, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है, अपना डेली एक्टिविटी करने के बाद मैं बैठता हूँ अपने टेबल पे और टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि आज मुझे दिन में करना क्या क्या है और मैं किस चीज़ को कितना टाइम देने वाला हूँ। अगर जैसे आपने बोला कि आपके मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे पता है आज आपके साथ आके 1.5 घंटा बात करनी है, तो वो 1.5 घंटा मेरा फिक्स है जी, ये 1.5 घंटा मेरा। इसके बाद निकलते ही मुझे एक सेशन करना है, 7 बजे मेरा सेशन है, मैं वो करूँगा। रात को 9 बजे मेरी फिर एक ट्रेनिंग है, मैं वो भी करूँगा। प्लान्ड है सब कुछ और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि इससे ज़्यादा टाइम इस चीज़ को नहीं दूंगा। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट लाइफ में सीख लेते हो, टाइम मैनेजमेंट को अपना लेते हो, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी करो, सुबह जल्दी उठो, अपने फटाफट से जो डेली वाले काम है भैया, जो आपको बाहर निकलना है, घूमना है, फिरना है, मतलब थोड़ा आपको वॉक वगैरह पे जाना है, पूजा करनी है, वो सब आप 6-7 बजे तक सूरज निकलने से पहले कर लो। और फिर अपना ब्रेकफास्ट, पहले के लोग सर 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते थे, आज 12 बजे तो ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है टाइम मैनेजमेंट, जो मैं सीख चुका हूँ लगभग, और अभी सिखाता भी हूँ कई लोगों को। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो आपने ये चीज़ें की हैं जी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है आप? सर, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, जैसे आपने बोला मैं कंसल्टिंग करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, सेल्स करना सिखाता हूँ। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट एक नहीं है, बहुत है। मेरे व्हाट्सएप पे एक इंसान मुझे मैसेज करके ये बोलता है कि सर आपकी दी हुई ट्रेनिंग से मेरी लाइफ चेंज हो गई। एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ जब मुझे ये बोलती है कि सर मेरे पास कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी हाउसवाइफ्स भी काम करती हैं, मेरे साथ स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, तो उनके पास ना ऑप्शंस नहीं होता। हाउसवाइफ के लिए क्या है ना सर, हाउसवाइफ सब कुछ करेगी, होम मेकर सब कुछ करती है, हर काम करती है, बट फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि पैसा नहीं कमा रही है ना, घर वाले का तो कर ही क्या रही है। तो जब आज वही एक हाउसवाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, वो मुझे बोलती है सर आपकी वजह से, आपकी सिखाई हुई चीज़ों की वजह से आज मैंने महीने में ये चीज़ अचीव कर ली है, इतना पैसा कमा लिया, ये इस तरीके से काम कर रही हूँ। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वही है। मेरे को लगता है मैं मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई एम डूइंग। तो वही मेरी अचीवमेंट है सबसे बड़ी। जब कोई भी स्टार्टअप कंपनी खुलती है, उसको क्या कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है? कौन से आइडियाज़ लेके लोग आपके पास आते हैं? जी, और आप उनको, जैसे कोई आता है आपके पास, तो सबसे पहले आप उसको क्या सुझाव देते हो? और मतलब क्या कुछ ऐसा कि जैसे कुछ स्टार्टअप्स है, अगर वो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो मतलब क्या ऐसे कोई सुझाव है जो आप उनको देते हो, जो आप पैसे लेके देते हो, जो आप नहीं पैसा तो नहीं सर, सुझाव तो मैं वैसे भी दे देता हूँ, एग्जीक्यूशन में मदद करता हूँ। हाँ, यहाँ आप लोगों को फ्री में मिल सके। सर देखो, इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बना रहा हूँ वो लगभग फ्री है, वो वैल्यू देने का ही काम है। अभी जो मैं आप अगर मुझे बोलते हो कि मैं पैसा लेता हूँ, मैं सलाह देने का पैसा उस लेवल पे नहीं देता जब तक एग्जीक्यूशन में मदद ना कर पाऊँ। तो एक स्टार्टअप को सलाह अगर आप मुझसे पूछोगे, सबसे पहले मैं उसके आइडिया को समझता हूँ। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि वो बंदा जो है वो मार्केट की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बस जी उतर रहे हैं, तो पहले वो समझता हूँ, फिर उसका विजन देखता हूँ कि इसका विजन क्या है। आज उसका विजन, स्टार्टअप ना सर, आइडिया, एग्जीक्यूशन प्लस जो इंसान कर रहा है उससे बनता है, बिजनेस उससे बनता है। तो मैं सबसे पहले उस बंदे को समझता हूँ कि भाई इस बंदे का पैशन क्या है, इस बंदे का विजन क्या है, इस बंदे ने कहाँ तक की सोच रखता है, लोगों की प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व करना चाहता है। ये समझने के बाद फिर एग्जीक्यूशन हम उसको तैयार करके देते हैं, फ्रेमवर्क्स तैयार करके देते हैं। और जब हम उसको फ्रेमवर्क्स बना के देते हैं तो डेफिनेटली उन फ्रेमवर्क्स पे उसको हेल्प भी करते हैं, हमारी टीम हेल्प करती है हर एक चीज़ के अंदर, कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सेल्स इंक्रीज करनी है, मार्केटिंग टूल्स क्या होने चाहिए आपके, राइट, लोगों की प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसको करवा के देते हैं। एक ऐसी वैल्यू जो आपको लगता है स्टार्टअप फाउंडर को जो कभी कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, जिसमें चाहे कुछ भी हो? एथिक्स, इंटीग्रिटी और एथिक्स नहीं करने चाहिए सर। पैसा बाय प्रोडक्ट है सर लाइफ के अंदर ना, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब मैं हर एक स्टार्टअप फाउंडर को और हर एक बिजनेसमैन को बोलना चाहूँगा, इवन कोई जॉब भी कर रहा है उसको भी बोलूँगा, इंटीग्रिटी और एथिक्स जो आपके हैं वो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। पैसा गिर जाओगे, फेलियर आएगा,
दोबारा सक्सेसफुल हो सकते हो मेहनत करके, अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है, एथिक्स है। बट एक बार ये चला गया, आपकी ईमानदारी चली गई, आपकी वैल्यूज चली गई, आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो और कुछ आपको दिख नहीं रहा है, उसको लाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक स्टार्टअप फाउंडर के अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी प्लस उसकी जो ईमानदारी है वो हमेशा रहनी चाहिए सर। जैसे हम स्टार्टअप्स को देखते हैं तो कई बार उनमें फेलियर्स भी आते हैं, राइट। और कई बार वो जो स्टार्टअप्स है उसको बंद भी कर देते हैं, और कई ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके उसको बहुत बड़ा बना दिया। तो कोई ऐसी 2-3 फाउंडर्स की स्टोरीज, स्टार्टअप्स की स्टोरीज जो आपको लगता है कि यस ये लोगों के पास जानी चाहिए? सर मेरे लिए ना, मतलब मैं ना फॉलो करता हूँ शार्क टैंक को बहुत ज़्यादा, और मैंने अभी अभी कुछ कंटेंट भी बनाया इंस्टाग्राम पे जी। वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड दैट इज़ बक्का बुकी। तो मैंने उसकी स्टोरी भी बनाई। उनकी स्टोरी क्या है सर, देखो आज के टाइम पे अगर आप जिम की बात करो, कुछ एथलीट्स की बात करोगे आप, मैक्सिमम लोग नाइकी को जानते हैं, रिबॉक को जानते हैं, बड़े ब्रांड्स को जानते हो, आप स्केचर्स को जानते हो। अब हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन बक्का बुकी जब शार्क टैंक में गया ना तो उसको फंडिंग नहीं मिली, उसको ये बोला गया नहीं हो सकता, ये ब्रांड बड़ा नहीं हो सकता। वहाँ से उन्होंने बोला कि एक तरह का फेलियर है आपको शार्क टैंक में जब नहीं मिला ना, आप यहीं से मैं बोलता हूँ कि डीमोटिवेशन आ जाता है यार। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता। अब वो बंदा बाहर आया, उसने सर, मैंने ना खुद अभी बक्का बुकी का शू कैरी किया हुआ, और मेरे पास टोटल 10-11 शू है कम से कम बक्का बुकी के। मैंने इनकी क्वालिटी को एनालाइज किया, अफोर्डेबल। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल, असेसेबल, अवेलेबल कर देते हो, आपका माल बिक जाता है। इन्होंने एक ही चीज पे फोकस किया, क्वालिटी दूंगा नाइकी वाली, प्राइस रखूंगा ऐसा कि हर बंदा अफोर्ड कर ले। आप उठाओ सर एक बार बक्का बुकी की वेबसाइट पे जाके डिजाइन देखो, बूट्स देखो, स्नीकर्स देखो, अब तो ये और भी कैटेगरी के अंदर उतर गए हैं। क्या मार्केट की प्रॉब्लम को समझा और हर कोई बंदा खरीद रहा है। तो गिरे, जब लोगों ने बोल दिया नहीं चल पाएगा, बड़े बड़े शार्क्स बोल रहे हैं भाई फंडिंग तो क्या ही मिलेगी, तुम्हारा प्रोडक्ट चलना ही नहीं है, ये क्या बोले, अब करके दिखाएंगे, कर दिया। सेम गोज विद स्कीपी। स्कीपी को फंडिंग मिली, बट स्कीपी ने भी, समझो सर, अगर मैं स्कीपी की आपके साथ शेयर करूं स्टोरी, तो आप ये समझो स्कीपी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। आज के टाइम पे हम बचपन से वो खाते आ रहे हैं, बर्फ वाली आइसक्रीम, बर्फ वाला गोला, बर्फ वाला गोला खाते आ रहे हैं, बड़ा पसंद है सबको। अभी भी बच्चे से होते थे स्कूल, 25 पैसे की वो चुस्की मिलती 25 पैसे की सर, यही बिजनेस बना दिया ना आप समझो, इसी चुस्की को। बट क्या था, देखो हमारे पेरेंट्स मना करेंगे। आप अभी के टाइम पे अपने पेरेंट्स से बात करो, जो पुराने पेरेंट्स हैं, कि मेरे को गोला खाना है जी, खट्टा। वो कहते थे कि वो गंदे पानी से बर्फ रगड़े, जाता था, नाले के पानी से बनाते हैं, नाले के पानी से बनाते हैं, बर्फ कब्रिस्तान से, गला खराब हो जाएगा, कब्रिस्तान से बर्फ आ रही है, वो थॉट्स थे ना। हाँ। अब स्कीपी ने इसी चीज को पकड़ा, समझो आप, इसी चीज को पकड़ा। ऐसा नहीं है, हम तो पैदा होने के बाद हमने तो वही चीजें खाई हैं। गोला खाया, स्कूल के बाहर खड़ा हो गया, 50 पैसे का गोला दे भाई घस के, और घर आके बता रहे तो घर वाले एक ही बात बोल रहे हैं, क्या मैं तेरे लिए, घर में मम्मी बोलती थी कि मैं तेरे लिए घर में आइसक्रीम जमा देती हूँ, दूध वाली आइसक्रीम जमा देती हूँ। हमने तो यही सुना, बिल्कुल। स्कीपी ने भी बचपन से यही सुना। उन्होंने आइस पॉप्स बना दिए सर। क्या बोला उनकी, आप समझोगे उनकी यूएसपी क्या है, मतलब उन्होंने मार्केट में क्या दिखाया, वही गोला जो आप खाते हो मैं उसको हाइजीन फॉर्म में दूंगा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पकड़ा। सबसे पहले उन्होंने ये देखा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ा इशू है। आप बर्फ की जो चीजें बना रहे हो वो पिघल सकती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप सप्लाई करोगे तो पिघल जाएगी। तो उन्होंने उस चीज को पकड़ा कि लॉजिस्टिक सर्विस इसके अंदर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, और मार्केट में सिग्नल क्या दिया, भैया स्कीपी आई पॉप्स हाइजीनिक है एकदम, हम इस तरीके से दिखा दिया उसको। शार्क टैंक के अंदर कंपनी चल गई सर, हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है, करोड़ों की कंपनी बन गई, फंडिंग भी मिली, आज मार्केट शेयर भी अच्छा है, और अमेजन के अंदर देख लो या बाकी प्लेटफॉर्म पे देखो बिक रही है। तो बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने फेलियर तो सर, फेलियर आप अमन गुप्ता का एग्जांपल ले लो सर, बेस्ट एग्जांपल है। अमन गुप्ता जी के मैं एक रील देख रहा था, एक मैंने उनका देखा, एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने एक ही बात बोली, कह रहा भैया हर किसी को बोट पता है ना, आज बोट इतना बड़ा हो गया जी, इंडिया के अंदर इतनी बड़ी कंपनी बन गई बोट। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो बोट से पहले 5 बार फेल हुआ वो बंदा, 5 बार फेल हुआ, किसी को नहीं पता वो फेलियर के मतलब कौन कौन सी जगह पे फेलियर हो। तो हम ना, मैंने बोला ना सर, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, बनने के बाद शाहरुख खान पसंद आया। तो यही चीज है स्टार्टअप के अंदर, जो बंदा फेलियर फेस में है ना, आपको नहीं पता चल रहा है। अब जो फेलियर से निकल के सक्सेसफुल हो गया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जी, जोमेटो के बारे में बात कर रहे हैं, बोट के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लिंकिट के बारे में बात कर रहे हैं, जेप्टो के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि बात कर रहे हैं क्योंकि सक्सेसफुल हो गए मार्केट के अंदर। जो नहीं हो पाया उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो हर किसी स्टार्टअप की एक फेलियर स्टोरी है।
आप कोई भी स्टार्टअप उठाओगे, किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के साथ बैठोगे, वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, जी ये प्रॉब्लम हुई, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होगी, सेल्स में प्रॉब्लम होगी, एक बंदा हायर करके बिठाया था, वो संभाल रहा था, छोड़ के किसी और कंपनी के पास चला गया, वहां पे मैं दोबारा गिर गया, फिर मैं उठा। पर वही एंटरप्रेन्योर, वही स्टार्टअप बड़ा हो पाया जिसने फेलियर को एक लर्निंग की तरह देखा और उठ के दोबारा काम किया। अभी रिसेंट आपने कैंपा कोला की एक स्टोरी शेयर की हाँ जी, कि 22 करोड़ में एम्बारेंस ने उसको 1 साल पहले शायद खरीदा, हाँ जी, और आज वो 500 करोड़ में 1 साल में पहुंच गया। 1000 पहुंच गया सर, 1000 करोड़ होने पहुंचने वाला है। मैंने 500 करोड़ बोला क्योंकि उस टाइम पे नंबर्स हमारे पास थे, लगभग 1000 करोड़ पे टच कर जाएगा 2025 के अंदर। अच्छा, तो वो मतलब क्या, मतलब किस तरीके से 22 करोड़ में कंपनी आती है? ठीक है, क्योंकि मुकेश भाई जो भी करेंगे वो तो बड़ा सर हो ही मोटा जाता है। मोटा भाई की ना एक खासियत लेकिन है, क्या स्ट्रेटेजी क्या रही, कैसे उसको बड़ा किया? मोटा भाई की खासियत है सर, ये मोटा भाई की खासियत है। पहले तो देखता है अब कैंपा तो आप बचपन से पी रहे हो सर, बचपन में तो पी रहे। कैंपा मार्केट से खत्म कब हुआ? जब कोको मैं कोला आपको आया। बताता हूँ, एक समय था जी, जब हम कोक भी लेने जाते थे ना, या पेप्सी भी लेने जाते थे, यार कैंपा दे दे, मुंह से निकलता ही कैंपा कैंपा था। अच्छा, कौन सी वाली? अरे वो थम्स अप देनी थी। एक्चुअली क्या है ना, कैंपा हमने बचपन से सुना है, आमिर खान जी तक ने ऐड करा है कैंपा कोला, कैंपा कोला। अच्छा, कैंपा चलता आ रहा था, बट दिक्कत क्या थी, ये जो बड़े ब्रांड्स आए, बाहर के ब्रांड्स आए, कोक आया, पेप्सी आया, ये सब आए ना, इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा करा, सेलिब्रिटीज बहुत लेकर आए ये, है ना। हर आपका जो कोई भी इवेंट है, क्रिकेट का इवेंट है, फुटबॉल का इवेंट है, वहां पे प्रमोशन हुआ, बहुत प्रमोशन हुआ, तो लोगों को आदत पड़ गई। डाइट कोक आ गई जी, पेप्सी आ गया, पेप्सी की अलग अलग चीजें आ रही हैं, अलग अलग फ्लेवर आ गए, स्प्राइट आ गया मार्केट के अंदर, हर तरह से आ गया। कैंपा मार्केट से खत्म हो गया। अंबानी जी तो अंबानी जी है जी, उनको तो पता है कि कैसे मार्केट में दोबारा लेके आना है, रिवाइव कैसे करवाना है, तो उन्होंने 2-3 चीजें पकड़ ली। कैंपा की बॉटल आज के टाइम पे 10 रुपए में बिक रही है, 20 की नहीं है। आप कोको कोला की उठा लो, अब तो वो भी 10 रुपए वाली लेके आ गए हैं मार्केट के अंदर। इन्होंने 10 रुपए की मार्केट में दोबारा बोतल लेकर आए, बंदे ने अडॉप्ट कर लिया। कैंपा याद आ गया लोगों को, कैंपा कैंपा कैंपा, बच्चों को भी याद आ रहा है, बड़ों को भी याद आ रहा है, बड़े अरे हमने तो पिया है, हमने तो पिया है, वहां से पकड़ा। दूसरा जो बड़े ब्रांड है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर क्या है, रिटेलर है, होलसेलर है, ट्रेडर है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सब जो लोग होते हैं रिटेलर वगैरह, इनका मार्जिन कम रखता है, ये हमेशा उनका मार्जिन ज्यादा रखते हैं। इनको मार्केट खानी है, इनको मोनोपोली क्रिएट करनी है। मोटा भाई की सीधी सीधी आदत है, मोनोपोली क्रिएट कर लो, कस्टमर को आदत डाल दो, हम आगे बढ़ जाएंगे, बाकी का कॉम्पिटिटर खत्म। सर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए? उसको तो शेल्फ में चाहिए, मेरे को वो चीज दिखेगी, मेरे दुकान पे वो चीज दिखेगी जो बिकेगी और जिसमें मार्जिन ज्यादा है। तो मार्जिन आपको, अगर आपको 20 रुपए की बोतल बेचने पे 2 रुपए बचने हैं, उसने कहा 10 रुपए की बोतल में मैं 3 रुपए बचवा देता हूं, आप रखोगे नहीं दुकान पे? डिस्ट्रीब्यूटर बनवा दिए। रिटेलर को क्या बोला, तेरा मार्जिन बढ़ा देता हूं। इनका मैं बता तो रहा हूं, मोटा भाई की सिंपल आदत है, मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट करने के लिए पहले दो सस्ता लगाओ आदत, जब लगी आदत बाकी सब ब्रांड खत्म, अब मैं राजा हूं, अब कर लो क्या करोगे, फिर प्राइस भी बढ़ा दूंगा। तो मोटा भाई की ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि मोनोपोली क्रिएट करने के लिए वो यही अपनाते हैं, और आज इसीलिए कैंपा कोला लगभग 1000 करोड़ का ब्रांड हो चुका है। और मजे की बात सोचो कि कोको कोला के अंदर जो पूरा सेल संभालते थे उसे भी उठा लाए। पैसा पैसा इतना सर, पैसे से कुछ भी आ सकता है। तो हमने कहा जी कोको कोला में जो बढ़िया सेल संभाल रहा है बंदा, उसे कह रहे हैं आ जा मेरे पास, मैं देता हूँ तेरे को पैसा, ये संभाल, कैंपा संभाल, रिवाइव। बहुत से स्टार्टअप्स है जी जो शार्क टैंक में जाना चाहते हैं, क्योंकि शार्क टैंक की बात हुई और आपने कहा कि आप देखते हैं, जी, तो उनको जाने से पहले क्या ख्याल रखना चाहिए? और दूसरा कि क्या उनको ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जिनसे लगे कि हाँ, कि किसी भी इन्वेस्टर के पास जाए, चाहे वो शार्क टैंक में जाए या इन्वेस्टर से किसी से भी मिले, जो वो अपनी डेक बनाते हैं, पिच बनाते हैं, राइट, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने इन्वेस्टर को कि वो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करे? सर मैंने बताया ना, इन्वेस्टर सबसे पहले जो पैसा लगाता है ना, वो बिजनेस पे नहीं लगाता, पर्सन पे लगाता है। आप शार्क टैंक उठा के देखो, कई ऐसी फंडिंग हुई है, बड़े बड़े शार्क्स ने कई ऐसी फंडिंग कही है, बिजनेस में दम नहीं था, बंदे में दम था। अभी रिसेंट मैंने कल परसों एक एपिसोड देखा, एक परफ्यूम ब्रांड था, वो बंदा 12th पढ़ा हुआ बंदा है, वो कह रहा जी मैंने पढ़ाई 12th के बाद छोड़ दिया। सच उसने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी हुई थी, बट उसने बहुत सी कंपनीज बनाई हैं और उनको ऑटोमेशन, ऑटो पायलट मोड पे डाल के छोड़ देता है, नया बिजनेस पकड़ लेता है। तो परफ्यूम के बिजनेस में आया, परफ्यूम के बिजनेस के अंदर वो चल रहा है बंदा, सारी चीजें होगी कम। अब परफ्यूम के बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटर उसका बेलाविटा है, बेलाविटा से कंपीट करना बहुत बड़ी बात है सर आज के टाइम पे, बेलाविटा मार्केट खा चुका है पूरी की पूरी। तो उसने बड़ी अच्छी एक बात बोली जब उसको फंडिंग दी गई, कह रहे अमन गुप्ता जी से फंडिंग मिली है उनको, अमन गुप्ता जी ने उसे एक बात बोली, कह रहा भाई बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है, मार्केट है, अच्छी मार्केट है, बनेगा बिजनेस, पर मुझे तो बंदा बड़ा पसंद है। तो जब भी आप किसी शार्क टैंक के अंदर या फंडिंग के लिए जाओ ना, सबसे पहले आपका एक तो विजन क्लियर है, दूसरी चीज क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना है।
आपके स्किल के बारे में बात करनी है, मैं क्या कर सकता हूं। बिजनेस तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा है, बट क्योंकि शार्क टैंक फंडिंग इसलिए डाल रहे हैं कि भैया शार्क्स फंडिंग इसलिए डाल रहे हैं कि जब वो एग्जिट ले तो उनका पैसा बने। आप पैसा तभी दोगे जब पैसा बनेगा। शार्क्स डाल रहे हैं, उनको पता है बिजनेस पैसा बना दे ना बना दे कोई जरूरी नहीं है, कॉम्पिटिटर आगे बीट कर दे, कुछ ऐसा प्रोडक्ट सिमिलर मार्केट में उतर जाए, पर अगर उस बंदे में पोटेंशियल है, ये कर सकता है, तो वो पैसा लगा देते हैं। तो आपको क्लैरिटी रखनी है, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और आपके अंदर जो स्किल है वो बड़ा अपफ्रंट होके जाके बताना है जी कि मेरे अंदर ये स्किल है और मैं कर सकता हूं। ब्रांड का नाम लूंगा मैं सर, पता नहीं पूरा पॉडकास्ट 2-4 घंटे का चल जाएगा। जितना मैंने शार्क टैंक देखा है, एक से एक ब्रांड ने सिर्फ एज अ पर्सन फंडिंग उठा के आए हैं लोग। उनको शार्क्स को वो बंदा पसंद आ गया, उस पर पैसा लगा दिया कि मैं तेरे पे पैसा लगा रहा हूं। जैसे आपने कहा कि बार बार एंटरप्रेन्योर जो भी होता है, स्टार्टअप फाउंडर होता है, बार बार उसको फोन करने में, या सेल्स का आदमी होता है, बार बार अप्रोच करना चाहिए। मैं ऐसी एक कहानी बताना चाहता हूँ जिसकी आपने 2 दिन पहले एक रील शेयर की। कौन सी सर? चाय सुट्टा बार की। अरे अनुभव दुबे। हाँ, अनुभव दुबे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा। और हमारी जो शुरुआत हुई वो एक लड़ाई से हुई। अच्छा। ओके। क्योंकि मुझे चाहिए होती है चाय दिन में 7-8 बार, 10 बार। अच्छा। तो रात को 11:30 पौने 12 बजे हम खाना खा रहे थे। ठीक है। देहरादून के अंदर। ठीक है जी। और मैंने कहा अब चाय कहाँ मिलेगी, खाने के बाद चाय तो चाहिए, तभी नींद आएगी। ठीक है। तो मैंने सर्च किया चाय नियर में, तो मेरे को 12 किलोमीटर दूर एक आया, मैंने उसको कॉल किया। अच्छा जी। चाय सुट्टा बार। ठीक है। मेरे लिए तब तक वो एक ब्रांड था, मैं अनुभव को नहीं जानता था। ठीक है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि कितनी देर तक खुला है? कह रहा सर 20-25 मिनट तक खुला, आप आ जाओ। मैं वहाँ पे गया, आधा घंटा ट्रैवल करके रात को 12-12:15 बजे मैं वहाँ पहुँचा। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे चाय बना दो। कह रहा जो पड़ी है वैसी मिलेगी। अच्छा। अब वो चाय बजा नहीं है। मैंने कर दिया ट्वीट। ओके। कि यार मैंने तो इससे बेकार चाय पी नहीं कभी। ओके। मुझे फोन आया चाय सुट्टा बार के कि अनुभव जी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, अनुभव जी। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो चाय पीनी थी, मैं क्यों मिलूँ? मैंने कभी देहरादून में देखूंगा तो बताऊंगा। फिर दूसरे दिन फोन आया, अनुभव जी मिलना चाहते हैं। अच्छा। मैं दिल्ली आ गया था बट मुझे मिलना नहीं था। अच्छा। 4-5 दिन तक मैं कहता रहा यार क्यों मिलना है भाई, चाय मुझे अच्छी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे तो चाय से मतलब है, अपनी चाय से मतलब है। सही बात है। जब 5वें दिन फोन आया कि भाई वो अनुभव जी कह रहे हैं आपके साथ लंच करना है। अच्छा। तो अब आदमी भाई कभी ना कभी तो मैंने कहा अच्छा बताओ कि कहाँ करना है। तो हम यही सीपी में एक रेस्टोरेंट में बैठे, तो भाई जिनके 550 आउटलेट है, मतलब पोलाइटनेस की बात कर रहा हूँ, नहीं बहुत डाउन टू अर्थ बंदा, ठीक है ना, वो बुके लेके आए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो गलती थी हमने उसको सुधार लिया है, और हमने कहा है कि अपने सारे के सारे, सिर्फ उस आउटलेट को नहीं, अपने सारे आउटलेट्स को बोला है कि इस तरीके की बिहेवियर जो है वो नहीं, चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मतलब उस फेलियर, या जो फेलियर नहीं कहूँगा, जो गलती थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट तो किया ही किया। मतलब वो कहे यार 550 आउटलेट का मालिक हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी से बात करने की, अपनी मेरी 150-200 करोड़ की कंपनी है, तो 550 आउटलेट चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन में लोग भूल जाते हैं। राइट। बट उनकी टीम ने तब तक बात की, तब तक फॉलो अप किया जब तक उनसे बात नहीं होगी। राजू मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, वो जब भी दिल्ली आते हैं मुझे कॉल करते हैं, और मैं जब भी इंदौर जाता हूँ उनको कॉल करता हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ, देखो यही एंटरप्रेन्योर की निशानी है। यही एंटरप्रेन्योर की निशानी है, आपने प्रूव कर दिया। गलती हर किसी से होगी सर, है ना। एक इंसान गलती करेगा, इंसान पता है कब गलत है? गलती रिपीट करना। जो इंसान गलती रिपीट कर रहा है ना, वो मेरी नजर में गलत है। गलती तो उससे होगी, आपसे होगी, मुझसे होगी सर, हर किसी से गलती होती है, बट गलती को रिपीट मत करो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा करा। इवन मैंने जब रील शेयर किया तो उन्होंने कमेंट किया नीचे, है ना, कमेंट किया, और उसके बाद आई थिंक वो कहीं घूमने गए हुए थे, क्योंकि मैं उनकी स्टोरी से दिख रहा था, उन्होंने मेरी रील को रीपोस्ट किया अपनी ही स्टोरी पे। मैंने बहुत से ब्रांड्स के लिए किया है, कई बार टैग कर देता हूँ, कई बार रह भी जाता है, नहीं भी करता हूँ टैग, बट मेरे को लगा कि यार ये बंदा, इस बंदे की सक्सेस, इस बंदे के सक्सेस होने का राज यही है, डाउन टू अर्थ है, गलती एक्सेप्ट कर रहा है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में, 200 करोड़ की कंपनी है, एक बंदा नाराज हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड तो चल ही रहा है, ब्रांड तो चल ही रहा है, तभी तो 550 आउटलेट हुए हैं। सही बात है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं, बट अगर उन्होंने उस दिन वो गलती ना सुधारी होती ना, तो वो गलती शायद बढ़ती जाती उस फ्रेंचाइजी के अंदर,
है ना। और फिर वो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इंसान पे डिपेंड कर रही होती है, इंसान गलत हो जाता है। बट आज देखो आप उनकी बता रहे हो मुझे इस तरीके से कि उन्होंने गलती एक्सेप्ट करी। नहीं, और उन्होंने कहा कि सिर्फ इस आउटलेट को नहीं, मैंने सारे के सारे अपने आउटलेट्स को ये कहा कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए किसी भी क्लाइंट के साथ, कोई भी क्लाइंट हो। लीडरशिप की सर क्वालिटी है, हाँ। लीडरशिप तो क्वालिटी। इसलिए आज हम उनकी कहानी नहीं शेयर नहीं सर, कर रहे बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बिल्कुल। हैं। जैसे आज से 10 साल 20 साल पहले जी हम किसी से बात करते थे कि पढ़ाई कर ली, अब क्या करना है, तो ज़्यादातर एक आंसर होता था कि पढ़ाई हो गई है, अब सरकारी नौकरी मिल जाए, बस जीवन सफल। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर युवाओं का एक माइंडसेट बदला है। वो छोटा ही सही लेकिन अपना काम करना चाहते हैं। राइट। उनको ये लगता है कि मैं अपनी आज़ादी से अपना काम करूं, और चाहे छोटा हो, मेरा अपना धंधा हो, मेरा अपना स्टार्टअप हो, जी मैं खुद अपना बिजनेस चलाऊं। जी। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है, और इसमें और अगर उसको चुनना हो तो कैसे क्या चुनना चाहिए? सर देखो 10 साल पहले ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। 10 साल पहले अगर मैं बात करूं, आपका एक माइंडसेट होता था बचपन से अभी भी। इवन आपके जो पुराने जनरेशन जैसे इवन जो पेरेंट्स होते हैं उनका माइंडसेट होता है कि हमारा बच्चा अच्छे पढ़ाई करे, पहले स्कूल के अंदर जाए, नंबर अच्छे लाए, फिर कॉलेज में जाए, फिर कॉलेज से उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सरकारी मिल जाए तो ज़िंदगी सफल है। ये सिंपल है सर। क्लैरिकल मिल जाए उसमें भी सफल है। 20,000 की नौकरी में बंदा खुश है क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अब हमारे बच्चे को जिंदगी में परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट पे इतना पैसा मिल जाएगा। ये माइंडसेट दिया जाता था बच्चों को। और बच्चों को क्या था, कुछ ऑप्शन दिखता नहीं था। आप समझो ना, जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था ना, तो हम लोग वही बात सुनते थे जो हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा है या हमारे पेरेंट्स हमें बता रहे हैं। आज अपॉर्चुनिटी है। आज इंडियन गवर्नमेंट की बात करो ना, मोदी जी बात कर रहे हैं स्किल की, कि आप स्किल पे काम करो। मतलब आप आज अगर आप देखोगे बहुत से ऐसे प्रोग्राम है मोदी जी ने जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं कि लोग हमारे देश से नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने। पीयूष गोयल जी ने भी क्या बोला रिसेंट, भले से उन्होंने ये बोला कि हमारे स्टार्टअप्स उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं जहां चाइना काम कर रहा है या जापान काम कर रहा है, वहां काम नहीं कर रहे, बट स्टार्टअप है। स्टार्टअप्स को दे वांट टू डू कि हमारे इंडिया के अंदर से भी नौकरी देने वाले निकले, लेने वाले ना निकले। तो अब जैसे जैसे वो युवा है, जो यूथ है, वो उसी कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। अब आप समझो ना सर, आपका दिन में 90% टाइम किस पे जा रहा है। मैं तो एक मजे की बात बोलता हूँ अपने ट्रेनिंग के अंदर कि सुबह उठ के अगर आपको नींद खोल रही है तो आपको पानी पीते थे, पहले के लोग पानी पीते थे, कुछ बैठते थे। अभी नींद खोलने के लिए 4 रील लगती है। पहले इंस्टाग्राम पे जाके 4 रील देखते हो और नींद खुलती है, ओह अच्छा ये हो रहा है, फिर आप रखते हो। तो अब वही कंटेंट आ रहा है। आप देखोगे कि तो मैक्सिमम लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। आजादी नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आपके पास आजादी है। आप एक टशन के लिए बोल रहे हो जी मैं तो फाउंडर हूं, मैं को फाउंडर हूं, नहीं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेलियर है। बट द थिंग इज दैट कि अब लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि यस आई कैन डू दैट। पहले लोगों को बिलीव नहीं था, अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी है, सरकार आपको प्रमोट कर रही है, सरकार आपकी हेल्प कर रही है। अगर आप लेना चाहो तो, आपको तरीका पता हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और अब लोगों का माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया है। अब हर घर के अंदर बच्चा ये कह रहा है जी मैं भले से छोटा कर लूं या बड़ा कर लूं, करूंगा अपना। एक कंटेंट क्रिएटर कोई बनना चाह रहा है, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, 18 साल का बच्चा 18 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ी लेने की, घर लेने की बात कर रहा है। माइंडसेट चेंज हो रहा है। और जो भी बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, उसको मेरा एक सजेशन बड़ा छोटा सा है कि फेलियर के लिए तैयार रहना। आप किसी भी आइडिया के साथ आओ, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, बट फेलियर के लिए तैयार रहना और फेलियर को फीडबैक समझना, फीडबैक से लर्निंग लेना और फिर दोबारा खड़े हो जाना। तो गिरते तो हर कोई है सर, गिर के खड़ा होना और फिर दोबारा करना, वो बंदा सक्सेसफुल है। तो ये चीज। अच्छा, जैसे हमने बड़ी बड़ी कंपनियों की बात की जी, उनसे इंस्पिरेशन की बात की, इन कहते हैं कई बार इंस्पिरेशन आपको ऐसे व्यक्ति से मिल जाती है जो आपने सोचा नहीं होता। तो एक ऐसी कहानी 2016-17 में मैं वाराणसी गया जी, तो एक कैब ड्राइवर, उस समय जो ड्राइवर की तनख्वाह करीब 7-1 हज़ार रुपये होती थी। हाँ बिल्कुल तो ओला नया नया इंडिया में आया था जी, मेरी उससे बात हो रही। उस समय मोदी जी ने मुद्रा योजना चालू की थी। मुद्रा योजना, हाँ सुना है मैंने, ठीक है, बिल्कुल। जिसमें 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। तो मिलता है, मतलब 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो लोन दिया गया। क्या बात है। ऐसे लोगों को जैसे कोई ब्यूटिशियन नौकरी करती है जी, तो उसको क्या मिलता था उस समय, 2,000 3,000 4,000 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस पैसे से अपना खोल सकते हैं। तो मेरे को मतलब जैसे एक होता सरकारी भाषण में बताना, एक मैंने खुद जब देखा तो मुझे बड़ा ही एक मोटिवेटिंग चीज़ लगी। मैं उस ड्राइवर के साथ, क्योंकि आप 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, हमारे साथ 1-1.5 घंटा था, तो मैंने वैसे ही बातचीत होने लग पड़ी, अकेला था मैं।
तो मैंने कहा क्या करते हो ये कब से, क्योंकि ओला नया नया आया था तो हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या कमा रहे हो। तो कहता था भैया मैं 20-25 हज़ार रुपये इससे कमा लेता हूँ। तो मैंने कहा ये तो अब चालू, ये पहले क्या करता था? कह रहा पहले मैं भैया ड्राइवर था तो मेरे को 7-1 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी जी। तो ये जब मुद्रा योजना चालू हुई तो उससे मैंने 1 लाख रुपये मुझे सरकार ने दिया और उस 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देके मैंने ये गाड़ी ले ली किश्तों पे। ठीक है, कहता है मेरी 5-6 हज़ार रुपये, तो उस समय 3.5-4 लाख रुपए की छोटी गाड़ियाँ आती थी, आज भी 5-6 लाख से चालू हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसने कहा मैंने 3.5-4 लाख के लिए है, मेरी किश्त जो पड़ती है। तो मैंने कहा आपकी किश्त ही पड़ जाती होगी भैया इतनी, तो मतलब पेट्रोल भी ये। तो उसने कहा नहीं, कह रहे मैं 12 घंटे तो पहले भी चलाता था, अब भी चलाता हूँ। कह रहा लेकिन रात को जो 12 घंटे मैं नहीं चलाता वो गाड़ी को रेंट पे देता हूँ जी। जो मेरे को 400-500 रुपये उससे आते हैं जिसको मैं देता हूँ, उससे मैं गाड़ी की किस्त देता हूँ, तो मेरे तो पूरे के पूरे पैसे मुझे बच जाते हैं। अच्छा। तो मतलब एक ना लगा कि जो आदमी कल तक 7,000 रुपये की नौकरी करता था, मतलब बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि मोदी जी ने ड्राइवर बना दिए, मोदी जी ने पकोड़े बेचने के लिए कह दिया। लेकिन आप उस व्यक्ति की अगर माइंडसेट से देखोगे जो 7,000 की नौकरी करता था, बॉस की गाली भी सुनता था, और चाहे वो बीमार हो, चाहे उसके घर में कोई मजबूरी हो, छुट्टी नहीं कर सकता था, छुट्टी नहीं ले सकता था, राइट। तो उस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी कमाई नहीं बढ़ाई, उसने एक नौकरी देने वाला भी जनरेट कर दिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जो कल तक नौकरी कर रहा था आज उसके पास एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है और उसी के पैसे से, उसकी कमाई से वो अपनी गाड़ी की किस्तें भर रहा है, अपना वाला खुद बचा रहा है। तो मुझे बड़ा मतलब ना एक अच्छा लगा दिल को। हाँ बिल्कुल सर, यही रीजन है सर, इंडिया के अंदर चेंजेस यही हो रहे हैं, और इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज ऑल अबाउट कंटेंट कंजप्शन। क्योंकि मोदी जी ने जब वो बांटे, बहुत से लोग उसमें था कि मैं नहीं कहूंगा कि 100% सक्सेस हुए होंगे, राइट, लेकिन इवन मैं मानता हूँ अगर 20% लोग भी सक्सेस हुए वो 13 करोड़ में से, तो 2.5 करोड़ लोग जो कल तक नौकरी कर रहे थे, अगर वो नौकरी देने वाले बन गए, अगर नौकरी देने वाले कम से कम जो भी करेगा वो व्यक्ति एक आदमी तो रखेगा ही, एक आदमी तो रखेगा, तो 2.5 + 2.5 हो गए। तो मतलब एक छोटी छोटी चीज से कहते हैं ना कई बार मोटिवेशन मिलती है, राइट सर, बिल्कुल। तो एक माइंडसेट जो बदला है इसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल ट्रू है कि माइंडसेट से ही गेम चेंज होता है सर। आपका बोलते हैं कि माइंडसेट तो लाइफ सेट, तो आज वो माइंडसेट चेंज हो चुका है लोगों का, और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हो रही हैं, कंटेंट उस तरीके का जा रहा है मार्केट के अंदर, अच्छे कंटेंट क्रिएटर है जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली। तो अब क्योंकि हम खत्म करेंगे उससे पहले मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्टअप करता है, हमने ये तो बात कर ली कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किन किन गलतियाँ जो ना हो जो उसको ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो अगर ध्यान रखे कि यार ये मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो पहले मेरे ये 1 2 3 4 5 आई हैव टू लुक दिस थिंग्स, ताकि मैं फेलियर ना हो। सर स्टार्टअप देखो, मैंने आपको बताया ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको पहले तो मार्केट की प्रॉब्लम, आइडिया जो आपके पास है, प्लस एग्जीक्यूशन आपके पास। अगर इनकेस आप एग्जीक्यूट नहीं करना जानते हो, उतना बेहतर नहीं जानते हो, ऑलवेज फाइंड अ मेंटोर। देखो विराट कोहली बहुत बढ़िया प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है विराट कोहली, विराट कोहली से बढ़िया कोई कवर ड्राइव नहीं लगा रहा है मार्केट के अंदर, है ना। बट विराट कोहली भी जब एकदम फेलियर पे जा रहा है, एज लग के पीछे जा रहा है, विकेट में बोल्ड हो रहा है, तो सबसे पहले भाग के जाता है कोच के पास। उसका सबसे पहला काम है कोच के पास जाएगा, यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि तू देख रहा है मुझे देख खेलते हुए कि मैं कहाँ कर रहा हूँ, पहले बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ रहा हूँ, अंदर आती हुई बॉल को गलत तरीके से कर रहा हूँ, कुछ तो गलती कर रहा हूँ। तो एक मेंटोर बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर, तो चूजिंग अ राइट मेंटोर, और फिर उसकी डायरेक्शन पे चलो। कई बार आपके पास आइडिया होता है, पैसा होता है आपकी जेब में, आप पैसा लेके मार्केट में उतर रहे हो, आइडिया आपका बहुत अच्छा है, बट आपकी एग्जीक्यूशन पावर वीक है, तो आप मेंटोर पकड़ लो, आपको गलती नहीं करनी है। मतलब अपने को ना, एक स्टार्टअप फाउंडर के दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए मुझे सब कुछ आता है। यू कांट बी ए सीईओ। सीईओ का मतलब लोग क्या समझते हैं, लोगों को पता है जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लोग समझते हैं सीईओ का मतलब चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। जी मैं ये भी कर लूंगा, मैं सेल्स भी कर लूंगा, मैं मार्केटिंग भी कर लूंगा, मैं क्या कहते हैं वीडियो भी मैं ही बना लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा और मैं कंपनी ग्रो कर लूंगा, मैं पैसा बना लूंगा। नहीं जी नहीं, आपको नहीं आता। ऑलवेज फाइंड द राइट पीपल। टीम से बिजनेस चलता है, लोगों से बिजनेस चलता है। यू कांट अलोन, मतलब आप अकेले बिजनेस को नहीं रन कर सकते, है ना। तो यू हैव टू फाइंड अ राइट मेंटोर। अगर आपके पास एग्जीक्यूशन में कमी है, सेल्स में कमी है, प्लस विजन क्लियर रखो यार, वाई क्लियर रखो। मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ का वाई क्लियर रखो। अगर वाई क्लियर नहीं है तो हाउ का पता नहीं चलेगा। यही नहीं पता करना क्या है तो कैसे करना है, कैसे पता चलेगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, अदरवाइज बिजनेस हर कोई कर सकता है। और मैं तो कहता हूं कि डेफिनेटली करना चाहिए सर।
मतलब देखो आज क्या है ना, नौकरी करने वाला सारा दिन 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक बॉस को गाली देता है, कंपनी को गाली देता है, अरे यार अभी छोड़ूंगा, आज छोड़ दूंगा। घर आके ये पटका अपना बैग और बोला अब तो नहीं जाऊंगा, अब तुम देखो मैं क्या करके दिखाऊंगा। अब 1 तारीख को आया पैसा, जैसी सैलरी आई तो बंदा क्या बोल रहा है, घर तो इसी से चल रहा है, EMI तो इसी से जा रही है, छोटे मोटे ट्रैप में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। मन में है उसकी बिजनेस करने का, तो प्रॉब्लम आ रहा है पैसा, और सोचने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक अ डिसीजन, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, करने से ही होगा। बाबा रामदेव जी भी बोलते हैं करने से होगा, है ना। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट करने से होगा। तो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, और इंडिया में एंटरप्रेन्योर, और भाई सेल से घबराना नहीं है। सेल से बढ़िया, सर मैं आपको बता देता हूँ, सेल से बढ़िया प्रोफेशन, और अगर लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो, मल्टी मिलीनियर बिलीनियर बनना चाहते हो, सेल सीख लो। और बहुत आसान है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे भागो, माल अपने आप बिकेगा। तो ये चीज़ है सर। आखिर में पॉडकास्ट खत्म करने से पहले जी जो युवा इसको देख रहे हैं, जी, क्या आप उनको कोई ऐसी सलाह देना चाहते हैं? सलाह यही है सर, डिसीजन लो, लाइफ में वाई क्लियर करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, आएंगी, और उनसे निकलना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी, और उसको हमें फेस करना पड़ेगा। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, बड़े से बड़े आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की। डिसीजन जब तक नहीं लोगे ना लाइफ के अंदर, कुछ भी करने का, अच्छा या बुरा नहीं होता। रतन टाटा जी क्या बोलते थे, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, पहले डिसीजन लेना सीखो, सही या गलत साबित करना आपके हाथ में। डिसीजन लो सर, और आगे बढ़ो, और अपनी जो ड्रीम्स है, अपने जो गोल है, उसको अचीव कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी। आपने हमें कमिटमेंट की थी कि ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमने फिर भी आपका समय लिया। नहीं सर, बिल्कुल, काफ़ी सारा, बहुत मजा आया। उम्मीद है आगे भी हम आपको कष्ट देते रहेंगे। सर मैं कह रहा हूँ ऐसे कष्ट आप दीजिए, हम तैयार हैं, जिससे लोगों को वैल्यू मिले। मेरा काम यही है, जैसे आपने बोला कि सर आप कंसल्टिंग करते हो, आप फ्री वीडियोस बनाना आपने इंस्टाग्राम पे शुरू करा। मेरा मोटिव वही है सर, कि लोगों को ना जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे तो आपको पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, पैसा आपकी तरफ खुद चल कर आएगा। पैसा बाय प्रोडक्ट है, जिंदगी के अंदर पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट है। तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। तो जब आप बुलाओगे सर, ऑलवेज अवेलेबल। जब जब लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों को सिखाना है, हमेशा तैयार है सर। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद जी सर, थैंक यू सर।